बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे आप सब लोग? कल का नॉवल आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और जिनकी अभी तक यूट्यूब जो है वो एक्सेस नहीं हो रही, काइंडली वो जब एक्सेस हो नॉवल को ज़रूर सुने और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दें कमेंट सेक्शन में। आज हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं ये फरमाइश है। एक रीडर की फरमाइश है। उन्होंने काफ़ी अरसे से कहा हुआ था, लेकिन मुझे बेसिकली ये नॉवल मिल नहीं रहा था ना, तो अब मुझे मिला है तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। निगहत अब्दुल्ला का नॉवल है ये। ख़वातीन डाइजेस्ट में 1995 मई के शुमारे में ये आया था। नॉवल का नाम है मेरी आंखों में ख्वाब सजा दो। ये देखिए, इन्होंने मुझे तकरीबन एक हफ़्ता पहले कहा था, लेकिन फिर बीच में 3-4 दिन यूट्यूब और ये जो सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये बंद थी, जिसकी वजह से मुझे नॉवल कहीं से नहीं मिला, गूगल पे सर्च करने से भी नहीं मिला। तो अभी जब ये थोड़ी सी एक्सेस बहाल हुई है तो मैंने नॉवल को जो है वो डाउनलोड किया है। इन रीडर ने मेरे से फरमाइश की थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सुन रही होंगी। आज उनकी फरमाइश पर निगहत अब्दुल्ला का मैं ये नॉवल रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। बेसिकली ये नॉवल जो है वो मतलब जो इसमें हीरोइन है ना, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी ताया ताई के साथ रहती है। उन्हीं के मासूर बेटे के साथ उसकी ताई मतलब जो है वो शादी कर देती हैं। और मतलब मुश्किल में ही है। मतलब ये जो लड़की की कहानी इसमें बयान की गई है बहुत अच्छी, बड़ी हार्ट टचिंग सी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आंखों में ख्वाब सजा दो, निगहत अब्दुल्ला। भाई तुम्हारी तैयारी कहाँ तक? शहजाद ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और आईने में आसिया पर नज़र पड़ी तो बात होंठों में ही रह गई। कितनी देर तक मबहूत खड़ा रहा। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी और इतनी प्यारी लग रही थी कि वो नज़रें हटाना ही भूल गया। वाह! बड़ी देर बाद उसके होंठों से आवाज़ निकली। फिर आगे आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे कत्ल के सारे सामान कर डालो। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? वो खुद को आईने में देखने लगी। सिर्फ अच्छी मेरी जान, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त इस रोए ज़मीं पर तुम सा हसीन कोई और नहीं होगा। अच्छा, उसकी हंसी ने जल तरंग बजाए। फिर सर को ज़रा खम देकर बोली, आपका हुस्न नज़र है, वरना मेरी नज़रों में भी तुम्हारा ही हुस्न है। अच्छी बात है। वो अपने कंधे पर रखे उसके हाथ का सहारा लेकर खड़ी हुई तो पूछने लगी, अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम मैंने सुबह ही तुम्हें बता दिया था और इसमें कोई तरमीम या इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, वो जाने क्या सोचने लगी। क्या तुम्हें मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आया? वो फ़ौरन पूछने लगा। नहीं, ये बात नहीं। फिर बस मैं चाह रही थी कि शादी की पहली सालगिरह है, हम उसे घर पर ही अरेंज कर लेते। कोई बात नहीं, अगली बार हम ऐसा कर लेंगे। आज तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तुम हो एक मैं हूँ और बस। आप भूल रहे हैं जनाब, 2 माह पहले हमारे दरमियान नन्ही मुन्नी राबिया आ चुकी है। अब सिर्फ मैं और आप नहीं। हाँ, बेहद सरशार होकर उसने गहरी सांस ली। फिर उसके हाथ थाम कर बोला, मैं राबिया को नहीं भूला। वो तो हमारे दरमियान मोहब्बत की एक और हसीन कड़ी है। कहाँ है वो? आया के पास। उसे भी साथ ले चलें? अभी बहुत छोटी है, जब भागने दौड़ने वाली होगी तब हर पल उसे साथ रखेंगे। फिर घड़ी देखते हुए बोला, अब चलो ना, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। आप चलें, मैं राबी को देख कर आती हूँ। वो तेज़ कदमों से अपने बेडरूम से मुल्हिका कमरे में आई। कॉट में सोई बच्ची को झुककर प्यार किया। फिर उसकी आया को कुछ हिदायत देकर बाहर आई तो वो गाड़ी के पास खड़ा था। उसे देखते ही उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जब वो बैठ गई तो दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। पता है शहजाद, वो सामने शफाफ रास्ते पर नज़रें जमाकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पुरसुकून, पुरसाइश और मोहब्बतों से लबरेज ज़िंदगी का हसीन और दिलफरेब ख्वाब। इस ख्वाब में कहीं मैं भी हूँ? उससे पूछा और मिरर में उसे देखा। उसकी आंखों में बड़े खूबसूरत रंग उतरे थे। आप, सिर्फ आप ही आप हैं, बाकी सारी बातें तो आपकी मरहून मिन्नत है। अच्छा, वो ज़रा सा हंसा, मेरी जान ये हकीकत है, तुम्हें इस पर ख्वाब का गुमा क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो कसदन खामोश होगी और वो भी जानता था कि गुज़श्ता ज़िंदगी की तलखियों ने उसे कभी अच्छे ख्वाबों की
झलक भी नहीं दिखाई होगी। उस वक्त भी इन दिनों के तसव्वुर ने उसे खामोश कर दिया और वो नहीं चाहता था कि किसी बात को याद करके वो उस वक्त आज़रदा हो जब भी उसकी बात को मज़ा का रंग देकर छेड़ने के अंदाज में बोला, शायद इसलिए कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं। नहीं शहज़ाद, वो फ़ौरन बोल पड़ी, आपकी मोहब्बत ने तो मुझे ज़िंदगी से प्यार करना सिखाया है। ये एतबार ही तो है जो मेरी उमंगें और आरज़ुएं बरसों तक फैल गई हैं। पता है, मैं कि बहुत देर तक सोचने लगी हूँ। कितनी दूर तक वो दिलचस्पी से पूछने लगा। अब मैं क्या बताऊँ, अपनी सोच पर खुद ही महजूज होकर बोली, अभी तो राबी सिर्फ 2 माह की है और मैं उसके बच्चों को अपने आंगन में खेलते हुए सोचती हूँ। ज़रा आप तसव्वुर करें तो कितना अच्छा लगेगा जब, कम ऑन यार, पहले हमारे बच्चों की टीम तो मुकम्मल हो जाए, फिर राबी के बच्चों का तसव्वुर करेंगे। फिर उस पर एक शरारत भरी नज़र डालकर बोला, तुम्हारे ख्याल में कितने बच्चे होने चाहिए? पता नहीं, वो उसकी शरारत से लजा गई। मुझे पता है, बस रहने दें। अच्छा देखो, यहाँ हम डिनर करेंगे। वो एक 5 स्टार होटल की पार्किंग पर गाड़ी रोकते हुए बोला, और डिनर के दौरान हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे, समझी तुम? अभी भी हम अपनी ही बातें कर रहे थे। अपनी बातों से मुराद सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें। अच्छा, वो हंसते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। फिर शहजाद ने आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। कभी बल्कि साल भर पहले तक वो अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत से बहुत शाकी थी। यहाँ तक सोचती थी कि आखिर वो पैदा क्यों हुई, या फिर अब तक ज़िंदा क्यों है, अम्मा के साथ ही क्यों ना मर गई। 5 साल की थी जब अम्मा का इंतकाल हुआ। फिर 2 माह बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। नहीं आने वाली ने अव्वल रोज़ से ही उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो सहम कर रह गई थी। यूं कि कभी ज़िंदगी में उसके सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकी। उसके बावजूद सौतेली माँ हराए गए के सामने से बदतमीज़ और बदलिहाज साबित करती अब्बा तक को उससे मुतनफ़र कर दिया था, और फिर अपने बच्चों से अलग बात बेबात उसकी बेइज्जती करवा दिया करती थी। ऐसे हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को शायद उसका सब्र पसंद आया था, जिसका इनाम शहजाद की सूरत अता किया। शहजाद 4 साल मिडल ईस्ट में रहने के बाद अभी हाल ही में पाकिस्तान आया था। उसके वालिदैन हयात नहीं थे, बस एक बड़े भाई, उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। मिडल ईस्ट जाने से पहले शहजाद अपने भाईजान के साथ ही रहता था। दरहकीकत वो अपने भाई और भाभी बेगम को वालिदैन का दर्जा देता था। मिडल ईस्ट से वापसी पर भी वो भाईजान के पास आया, उन्हीं के साथ रहा और इतना ज़र मुबादला लेकर आया था कि उसके ख्याल में भाईजान के साथ मिलकर कारोबार कर सकता है। इस सिलसिले में जब उससे भाईजान से बात की तो उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन फ़ौरन राज़ी भी नहीं हुए, शायद इसलिए कि उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि उसके साथ कारोबार में लगा सकते। वैसे भी वो एक तो तनख्वाहदार मुलाजिम थे, दूसरे उनका बड़ा बेटा पैदाइशी माजूर था, जिसके इलाज मुआवजे पर उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती। और हो सकता है उन्हें यह ख्याल भी हो कि बड़े भाई होने के नाते उन्होंने शहजाद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ उस वक्त शहजाद इंटर में पढ़ रहा था, और वालिद के इंतकाल के बाद उससे अपना बोझ भाई पर डालने की बजाय एक जगह पार्ट टाइम जॉब की और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने लगा। मिडल ईस्ट में भी अपनी ज़ाती कोशिशों से ही गया। बहरहाल आज वो जिस मकाम पर था अपनी मेहनत और जिद्दोजहद से ही पहुंचा था। उसके बावजूद खुद उसे ये ख्याल कभी नहीं आया कि उसके बड़े भाई ने उसके लिए कुछ किया नहीं, बल्कि वो उनके महदूद वसाइल और बढ़ते हुए मसाइल को अच्छी तरह समझता था। अगर उसे ज़रा सा भी शुबा होता कि भाईजान रकम ना होने के सबब उसके साथ कारोबार में शरीक होने से कतरा रहे हैं, तो वो उन्हें यकीन दिलाता कि उसके पास जो कुछ है उन्हीं का है। लेकिन वो ये समझता रहा कि वो अपने बेटे इब्रार की बीमारी के बाइस परेशान और जहनी तौर पर उलझे हुए हैं। जब भी उसका साथ नहीं दे पा रहे, तब वो खुद ही कारोबार सेट करने में लग गया, और उससे ये भी सोच लिया था कि उसकी तरफ से मुतमईन होते ही वो ना सिर्फ भाईजान को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल करेगा, बल्कि इब्रार को इलाज के लिए बाहर भी ले जाएगा। और जब वो कारोबार की तरफ से मुतमईन हुआ तो आसिया की एक झलक ने चैनो करार लूट लिया। वक्ती तौर पर आइंदा के लिए तरतीब दिए हुए सारे प्रोग्राम कहीं पस मंज़र में चले गए। बस एक ही लगन थी कि आसिया इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, और उसके लिए उसे भाभी बेगम से बात करनी पड़ी। लेकिन मसला ये था कि गुज़श्ता कई रोज़ से वह देख रहा था कि भाभी बेगम हर दूसरे दिन अपनी बहन को बुला लेती, ख़ुसूसन उस वक्त जब वो घर पर होता, और भाभी बेगम की बहन नजमा बहाने बहाने से कभी उसके सामने आती, कभी उसका कोई काम करने लगती, और वो नादान नहीं था, अच्छी तरह समझ रहा था कि भाभी बेगम क्या चाह रही हैं। ऐसी सूरत हाल में उसे फ़ौरन भाभी बेगम से बात करना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि वो उनका बहुत एहतराम करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई बात या अमल उन्हें रंजीदा करे। यह भी हकीकत थी कि अगर वो आसिया की एक झलक देखकर उसका असीर ना हो गया होता, तब वो खुशी भाभी बेगम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नजमा से शादी कर लेता। लेकिन दिल तो फिर दिल है, जहाँ समझाया वहीं मचल मचल गया। फिर उन्हीं दिनों इब्रार और रक्षंदा के बाद फरखंदा पैदा हुई, तो भाभी बेगम को नजमा को अपने पास रखने का बहाना मिल गया। भाईजान भी उठते बैठते नजमा की तारीफ करने लगे, तो उसके लिए और मुश्किल हो गई। इधर दिल था कि सिर्फ आसिया का तलबगार और ज़्यादा इंतज़ार करने को भी तैयार नहीं था। शायद ये खौफ था ऐसा ना हो कि वो वक्त का इंतज़ार करता रह जाए और वो किसी और की हो जाए।
बस इसी ख्याल के तहत पहले उसने खुद ही आसिया के वालिद से राह रस्म बढ़ाए। उन्हीं की ज़बानी उसे उनके घर के हालात मालूम हुए और वो आसिया के बारे में भी जान गया कि सुतीले रिश्तों के दरमियान वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। तब मोहब्बत के साथ हमदर्दी के जज्बात भी थे और जल्द से जल्द उसे उस घर से निकालने की सोचने लगा। और जिस रोज़ भाभी ने उसकी शादी का जिक्र छेड़ा, उससे सारी मसलतें बलाए ताक रखते आसिया का नाम ले दिया गया कि भाभी बेगम हैरान भी हुई, उन्हें शौक भी लगा, लेकिन वो चालाक औरत थी, जानती थी कि मुखालफत की सूरत में देवर से भी हाथ धोने पड़ेंगे, जो अब तक बिजनेस सेट करके इस मकाम तक पहुंच चुका था कि 4 लोगों में बैठकर फ़खरिया उसका नाम लेकर उससे रिश्तेदारी जिताई जाती। फिर वो तो खासा फरमाबरदार और ख्याल रखने वाला था, और भाभी बेगम किसी सूरत उसे हाथ से नहीं धोना चाहती थी, इसलिए बज़ाहिर उसकी खुशी में खुश बल्कि पेश पेश रही और आसिया को अपने हाथों से ब्याह लाई। शहजाद बेइंतहा खुश था कि उसे उसकी मंजिल मिल गई थी, जबकि आसिया तकदीर के इसी अचानक मेहरबान होने पर हैरान थी और यकीनन मोहब्बत के मफहूम से ही नाआशना थी, क्योंकि अब तक की ज़िंदगी में उसने किसी को अपने लिए नर्म नहीं देखा था, और वो था कि धीरे धीरे मोहब्बत का अमृत उसकी रगों पे में उतार रहा था। जिंदगी अचानक बेपनाह हसीन हो गई थी और किस्मत भी साथ दे रही थी कि शादी के बाद शहजाद मिट्टी में हाथ डालता तो वो भी सोना हो जाती, और ये फितरी सी बात थी कि अब वो अपनी कामयाबियों का सेहरा आसिया के सर बांधता। महीने भर बाद ही आसिया ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया। और उस मकाम पर भाभी बेगम की सोच भी फितरी सी थी कि अपना बच्चा होने के बाद शहजाद उनके बच्चों से गाफिल हो जाएगा, जिनकी तमाम तर जिम्मेदारी भाभी बेगम ने बिल्कुल गैर महसूस तरीके से शहजाद पर डाल रखी थी। उन्होंने शुरू ही से शहजाद के साथ एक मखसूस रवैया रखा था, यानी अपनी बड़ाई जताते हुए घर के अखराजात या ज़रूरियात के लिए इससे कोई पैसा नहीं लेती, खा वो कितने ही खलूस से या किसी भी बहाने देने की कोशिश करता, लेकिन उनका एक ही जवाब होता, तुम छोटे हो और फिर हमने तुम्हारे लिए किया ही क्या है जो अब लेने बैठ जाएं, तुम्हारे भाईजान भी बुरा मानेंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से अपनी खुददारी जताती, या फिर ये कहकर कि वो खा कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए उनके लिए छोटा ही रहेगा। उनका एक रुख ये था और दूसरा खुद को मजलूम जाहिर करती। आसिया 3 माह के साथ रही हुई इस अरसे में कभी एक पल को भी उसे शुबा नहीं हुआ कि भाभी बेगम उसके खिलाफ दिल में नफरतों को दूरत रखती हैं। हालांकि शहजाद ने उसे बता दिया था कि भाभी बेगम उसकी शादी अपनी बहन से करना चाहती थी, उस लिहाज से उनका रवैया उसके साथ लिया दिया सा होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो उसका ख्याल रखती थी इससे वो उनकी आला जरफी की मौतरफ हो गई। फिर 3 माह बाद ही शहजाद ने शहर के अच्छे इलाके में बंगला खरीद लिया। वो और आसिया दोनों ही ये चाहते थे कि भाईजान और भाभी बेगम उनके साथ रहें, और भाभी बेगम लाख दिल से ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन अपना भरम तोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हुई। हाँ क्यों नहीं शहजाद मियाँ, भाभी बेगम ने उस इस अंदाज से मना किया था। तुम और हम कोई अलग तो नहीं, वो भी अपना घर है, ये भी अपना, यहाँ रहें वहाँ रहें क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर इस घर में तो अल्लाह बख्शे मेरे सास ससुर थे जो अपने हाथों से मेरी डोली ले घर में लाए थे। मैं इस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ। आखिर में उन्होंने पता नहीं आसिया को जिताया था या क्या था कि वो दोनों खामोश हो रहे थे, और फिर नए घर में ज़िंदगी और हसीन हो गई। खुशियों के हंडोले में झूलते हुए यूं भी वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलखियों से वाकफियत की बिना पर, जैसे कि शहजाद ने खुद से अहद किया था कि वो कभी उसे एक पल को भी अफसरदा नहीं होने देगा, बल्कि अपनी मोहब्बतों और चाहतों की बारिश पर उस पर यूं बरसाएगा कि तमाम उम्र वो इसकी इसकी फुहार में अपना तन मन भिगोती रहे। तो हर तलू होते दिन के साथ उसकी मोहब्बतों में इजाफा होता रहा। वो इतनी बेहिसाब चाहतों पर भोखला सी गई थी, दामन जो तंग होने लगा था। कभी वो दामन फैलाती तो कोई भीख में 2 मीठे बोल नहीं डालता, और अब हर बोल ही मीठा था, रूह तक सैराब कर देने वाला। फिर अभी उनकी शादी को 10 महीने ही हुए थे कि राबिया उनकी खुशियों में इजाफा करने आ गई। माँ बनकर रास्ते पे जो निखार आया था वो शहजाद को दंग किए दे रहा था। पहले से ज़्यादा उसका गर्विदा हो गया और यूं ख्याल रखता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। इस मौके पर भाभी बेगम ख़ास तौर पर मुबारकबाद देने आई। यूं भी उनका आना जाना रहता ही था। वैसे ज़्यादातर शहर और शहजाद और आसिया ही जाते, और अभी तक शहजाद उनके बच्चों का उसी तरह ख्याल रखता और उनकी ज़रूरियात पूरी करता। बल्कि उसकी कोशिश थी कि भाईजान नौकरी छोड़कर उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन पता नहीं वो इस बात पर रजामंद क्यों नहीं होते थे। बहरहाल उसकी कोशिशें जारी थी और आसिया भी उनके साथ शरीक थी। और आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। अभी अंदर आते हुए उसने कहा था कि डिनर के दौरान हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे, और अपनी बातें करते हुए आप बातों का रुख भाईजान और भाभी बेगम की तरफ मुड़ गया। वो कहने लगी, हमें अपनी इस खुशी में भाईजान की फैमिली को ज़रूर शरीक करना चाहिए था। चाहता तो मैं भी था, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो आज अपने और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त करने पर आमादा ही नहीं हुआ। आपका दिल तो बस वो हाथ उठाकर टोकते हुए बोला, मेरे दिल को कुछ मत कहना। क्यों, इसमें इसमें तुम्हारी मोहब्बत का ताजमहल है।
होगा, उसे चिल्लाकर बेनियाजी बरती, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, देखे ना, अगर भाभी बेगम को याद आ गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमने उन्हें नहीं बुलाया तो वो खफ़ा नहीं होंगी। वो फ़ौरन बोल पड़ा, मैं जानती हूँ वो खफ़ा नहीं होती, फिर भी हमारा फ़र्ज़ था, हम उनके लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम करते। कल कर लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है वो नहीं आएंगे। क्यों? वो हैरान होकर बोली, इसलिए कि परसों शाम में मैं उनकी तरफ गया था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने मुझे नहीं बताया क्या हुआ है उन्हें? मेरा ख्याल है कि चौथे बच्चे की आमद। वो जो उनकी की खराबी का सुनकर परेशान हो गई थी, सबब जानकर ज़रा सा मुस्कुराई। वो जो उसे देख रहा था शरारत से बोला, मैं अभी सोच रहा हूँ अगले साल के मॉडल के लिए अभी से शहजाद। उसके बेसाख्ता चीखने पर वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। आई एम सॉरी, वो खज्जल सी हो गई। नेवर माइंड, वो कंधे उचकाकर बोला, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई तो मुझसे तुम्हारे चीखने का सबब पूछे और मैं सच सच बताऊँ। आप तो बस का ये बताएं अब क्या प्रोग्राम है? आवारागर्दी करेंगे? वो बड़े आराम से बोला, मेरा ख्याल है आज आप अपने आप में नहीं हैं। चले उठे, भाईजान की तरफ चलते हैं और हम बच्चों के लिए चिकन वगैरह पैक करवा लें। कल चलेंगे? नहीं, अभी, और उसके बाद घर चलेंगे। कम ऑन यार, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला और फिर वेटर को बुलाकर बिल पे करने के साथ चिकन वगैरह पैक करने के लिए कहा। और जब वो मतलूबा चीज़ों के पैकेट लेकर आया तो वो लेकर उसके साथ बाहर निकल आया। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? वो गाड़ी में बैठते ही हल्के से गुनगुनाई तो वो हंस पड़ा। यूं ही हंसते रहा करे, क्योंकि आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद पे कभी गौर नहीं किया? मैं गौर करूं? जी नहीं, सामने देकर गाड़ी चलाएं, यहाँ वैसे भी ट्रैफिक बहुत ख़राब है। उसने फ़ौरन उसकी तवज्जो खुद पर से हटाकर सामने मबजूल कराई तो वो भी संभल कर बैठ गया। खिलाफ मामूल भाईजान के घर निस्बतन खामोशी थी। बच्चे खेलते कूदते नजर नहीं आ रहे थे, तो वो बरामदे ही से अबरार को ऊंची आवाज़ से पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी बेगम रक्षिंदा के सरहाने बैठी नजर आई। क्या हुआ भाभी बेगम, इसको तो खामोशी क्यों है? वो उन्हें सलाम करने के बाद पूछने लगा, बुखार में पड़े हैं सब? पहले इब्रार को हुआ, शाम से रक्षिंदा भी खड़ी। आओ आसिया, खड़ी क्यों हो? बैठो ना भाभी बेगम। अचानक उसके सजे सरापे पे तनकीदी नजर डालकर बोली, आपकी तबीयत कैसी है? वो बैठते हुए पूछने लगी। बस ठीक ही है। भाईजान कहाँ हैं? बच्चों की दवा वगैरह लेने गए हैं। बैठो, अभी आते होंगे। चाय पियोगे? नहीं भाभी बेगम, आप आराम से बैठे। उसी वक्त भाईजान आ गए तो उसके इशारे पर आसिया जो खाने पीने की अशिया साथ लाई थी वो लेकर किचन में चली आई और प्लेटों में निकाल कर ले आई। ये सब भाभी बेगम एक नज़र ट्रे पर डालकर बारी बारी दोनों को देखने लगी। इब्रार शौक से खाता है और मैं इसे अपने हाथ से खिलाऊंगा। वो हमेशा की तरह करके भी शर्मिंदा नजर आ रहा था। भाभी बेगम से नजरें चुराकर इब्रार के पास जा बैठा और वो भाईजान और भाभी बेगम को खाने पर इसरार करने लगी। फिर उठकर चाय बनाने चली गई। राबिया को भी ले आती। वो चाय लेकर आई तो भाभी बेगम ने उसे कहा, ठीक तो है ना बच्ची? वैसे अच्छा वो उसे लेकर नहीं आया। यहाँ मुझे फ़रखंदा की फ़िक्र हो रही है। एक बीमार हो तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप कहें तो हम फ़रखंदा को अपने साथ ले जाएं। नहीं, तुम्हारे पास कहाँ रहेगी? मेरा मतलब है अभी छोटी है, तंग करेगी। वो खामोश होकर शहजाद को देखने लगी। वो भाईजान से अपने बिजनेस की बातें करते हुए फिर इसरार कर रहा था कि वो उसके साथ शरीक हो जाए और भाईजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उनकी खामोशी को नीम रजामंदी समझकर उठते हुए बोला, मैं कल फुर्सत से आऊँगा, फिर बात करेंगे। चले आसिया जी। और उससे इजाज़त तलब नज़रों से भाभी बेगम को देखा, फिर बारी बारी सब बच्चों को प्यार करके उसके साथ बाहर निकल आई। आखिर भाईजान आपकी बात मान क्यों नहीं लेते? रास्ते में वो उससे पूछने लगी। पता नहीं, खैर मैं उन्हें मना लूँगा। तुम बताओ, घर चलें या घर? घर घर अच्छी बात है। अब मैं भी सुन लूँ कि घर जाकर मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा। बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। वो शर्मगी मुस्कुराहट होंठों में दबाकर बोली, तुम्हें नहीं पता? उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। सामने तेज़ रोशनियों की अक्स उसकी आंखों में यूं झिलमिला रहा था जैसे एक सदकई जुगनू जल उठे हैं। और वो भूल गया कि वो उस वक्त कहाँ है। आस चाहतों की ये आखिरी मंजिल थी कि वो हर तरफ से बेनियाज होकर उसका हाथ थाम रहा था। सिग्नल पर सुर्ख बत्ती रोशन हो चुकी थी, लेकिन उसे खबर नहीं थी। और जब तक वो उसे खबरदार करती, वो अपने साथ उसे भी ज़िंदगी की हदूद से बहुत आगे ले गया, एक नए सफ़र पर जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। उनके पीछे रोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। भाईजान और भाभी बेगम या फिर आसिया के वालिद आए थे। शहजाद का हल्का भी ज़्यादा वसी नहीं था। चंद दोस्त और वो लोग जो उसके ऑफिस में काम करते थे। जवां मरगी पर दुख तो सभी को था, लेकिन जिसके लिए ये सब बड़ा दुख था और सानिया था, वो अभी सिर्फ 2 माह की थी। और वह क्या जान सकती थी कि अब ना कभी उसे माँ की गोद मैसर आएगी, ना बाप की शफकत। खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत से बेखबर आया की गोद में वो बेखबर सो रही थी। उसी वक्त भाभी बेगम दरवाजे पर आकर बोली, आया, बच्ची को ड्राइंग रूम में ले आओ, इसके नानों से देखना चाहते हैं। आया ने चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ की और राबिया को गोद में लिए हुए उनके पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसे देखते ही नाना ने अपने बाजू फैला दिया। आया बच्ची को उनके गोद में देकर खुद एक तरफ खड़ी हो गई।
इसे मैं ले जाऊं? बच्ची को सीने में भींचकर वो भाईजान से पूछने लगे, और इनसे पहले भाभी बेगम बोल पड़ी, नहीं बड़े मियाँ, ये बच्ची हमारी है, हमारे पास रहेगी। नाना फौरन कुछ नहीं बोले, बच्ची को प्यार करने में लगे। कभी उसकी पेशानी चूमते, कभी गाल और कभी हाथों होंठों को आंखों से लगाते। फिर अपनी जगह से उठकर भाभी बेगम की गोद में डालते हुए बोले, ये यतीम ही नहीं, ये सिर भी है, इसका ख्याल रखना, लब बड़ा अजर देगा। हमसे ज़्यादा कौन ख्याल रखेगा? भाईजान फौरन बोल पड़े, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरा अपना खून है। हाँ मियाँ, अब तुम ही इसके बाप हो। बेशक मैं ऐसे यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा। भाई ने नाना को यकीन दिलाकर रुखसत किया। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, वो घर जिसकी पेशानी पर शहजाद अहमद चमकाता जगमगाता था, वहाँ बेजाद अहमद का नाम लिख दिया गया। जो शहजाद की ज़िंदगी में उसके बेहद इसरार के बावजूद उसके बिजनेस में शरीक नहीं हुए थे, अब बिला शिरकत गहरे उसके मालिक बन बैठे। और घर के अंदर स्याह और सफ़ेद की मालिक सलमा बेगम थी, वही सलमा बेगम जो शहजाद से लेते हुए भी अपना हाथ ऊपर रखने का फ़न जानती थी, और यही नहीं बल्कि अपने जज्बात और एहसास छुपाने में भी कमाल हासिल था। जभी तो ना कभी आसिया जान सकी कि वो इसके खिलाफ दिल में कितनी नफरत और कदूरत रखती है, और ना ही कभी शहजाद को शुबा हुआ। हो सकता है वो कभी ना कभी उनकी असलियत जान लेते, लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत ही ना दी। और अब सलमा बेगम के वो सारे मनफी जज्बे जो उन दोनों के लिए थे, वो आप ही आप उस तन्नी जान की तरफ मुंतकिल हो गए, जिसके नाना के सामने उन्होंने बड़े धड़ल्ले से उसकी सरपरस्ती का दावा किया था। इस घर में आते ही उन्होंने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया। खुद उनके एतवार ऐसे थे कि कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन्होंने गुर्बत का मज़ा भी चखा हो, बल्कि यूँ लगता था जैसे हमेशा से ही इसी ठाट बाट की आदी हों। 8 साल इब्रार जो पैदाइशी माजूर था, उसके लिए घर पर ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया, और 6 साल रक्षंदा को सरकारी स्कूल से निकाल कर शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कर दिया। साथ ही फरखंदा को भी मॉन्टेसरी में डाल दिया, और वो जो सही मानों में इस घर की मालिक थी, वो आया के रहमो करम पर थी। ये भी गनीमत था कि आया अच्छी औरत थी, ना सिर्फ उसका बेहद ख्याल रखती, बल्कि इसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर दिल ही दिल में कटती भी थी, और वो उसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहरहाल मुलाजमत थी और अच्छी तरह जानती थी कि किसी मामूली सी बात पर भी मुलाजमत से निकाली जा सकती है। फिर उसे अपनी मुलाजमत से ज़्यादा राबिया का ख्याल था, क्योंकि मुलाजमत उसे कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन वो राबिया को नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। उसकी पैदाइश पर ही शहजाद उसे लेकर आया था, और वो शहजाद और आसिया के उसके सलूक को भूली नहीं थी। 2 माह बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो इतने अरसे में ही जान गई थी कि दोनों मियाँ बीवी कितने हमदर्द और खुदा तरस हैं, और इन दोनों की अपने बड़े भाई और भावज के लिए जो जज्बात और सोच थी, उससे भी वो आगाह थी। जब ही तो अब उनका राबिया के साथ जो रवैया था, उसे बेहद दुख पहुँचाता। सलमा बेगम दूध का डब्बा खैरात किसी अंदाज में उसके सामने डालती थी, और ख़त्म होने पर बाकायदा जीरा करती कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, और ये कि उसे कम पिलाया करो, वगैरह वगैरह। बहरहाल वक्त खा कैसा भी हो गुजर ही जाता है। और फिर ये भी कि जो बातें शुरू में बहुत तकलीफ़ देती हैं, रफ्ता रफ्ता इंसान उनका आदी हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है वही तकलीफ़ दे बातें रोज़ाना का मामूल लगने लगती हैं। आया भी शुरू में बहुत कुटती और छुप छुप कर रोती, लेकिन फिर इन हालात की आदी हो गई। राबिया पूरे 1 साल की नहीं हुई थी कि सलमा बेगम के यहाँ चौथे बच्चे की आमद हुई। सलमा बेगम, जिन्हें औलाद नूरीना की शदीद ख्वाहिश थी, गो के पहलौठी की औलाद इब्रार था, लेकिन उसकी माजूरी के से गालिबन वो मायूस थी, और अब सेहतमंद फराज को पाकर वो बेहद खुश थी, और इसमें इस हद तक मगन कि अपनी दूसरी औलादों से कदरे और राबिया से बिल्कुल ही गाफिल हो गई। और उनकी ये गफलत आया को बहुत गनीमत लगी, क्योंकि पहले तो वो हर काम में टोकना अपना फ़र्ज समझती, और अब यूँ होने लगा कि दिन में एक आध बार ही उनसे सामना होता, और उस वक्त भी आया कतरा कर निकल जाती। कुछ और वक्त आगे सरकार राबिया ने बोलना शुरू किया तो आपा को अम्मा कहने लगी, और वो जो कहते हैं कि पैदा करने वाली से पालने वाले का हक ज़्यादा, और मोहब्बत भी तो आया सचमुच उसकी अम्मा बन गई। यूँ भी बच्चा से मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं। वो किसी वक्त खेलती हुई फरखंदा रक्षंदा की तरफ भी निकल जाती। यूं ही वक्त का कारवां अपने साथ कितने माहो साल समेट ले गया। सलमा बेगम हर तरफ से मुतमिन होने के बाद आखिर में रक्षी के कमरे में आई, तो उसे इत्मीनान से लेटे देखकर खफगी से बोली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? मेरा मतलब है कहीं जाना है क्या? अनजान मत बनो रक्षी, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि आज तुम्हारी नजमा आंटी कुछ मेहमानों के साथ आ रही हैं। अरे हाँ, आपने बताया तो था। फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मेरा मेहमानों के सामने जाने का बिल्कुल मूड नहीं। कैसी बातें करती हो? ख़ास तौर से तुम्हें देखने आ रहे हैं। सलमा बेगम के तेज़ लहजे का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे इत्मीनान से अच्छा कहकर वो रह गई। तब सलमा बेगम नरम पड़ते हुए बोली, देखो रक्षी, अब तुम बच्ची नहीं हो जो इन बातों को समझ ना सको। नजमा बहुत अच्छा प्रपोजल लेकर आ रही है, तुम मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। और एक तुम ही नहीं हो, तुम्हारे बाद फरी भी है, जो अब देखने में तुमसे बड़ी नज़र आने लगी है। तो आप पहले उसकी शादी कर दे। नहीं, पहले मैं तुम्हारी करूँगी। चलो उठकर हुलिया ठीक करो अपना।
मेरे पास फजूल बहस के लिए वक्त नहीं है। फिर जाते जाते बोली, और सुनो, मेहमानों के सामने ज़रा खामोश ही रहना। फ़गौर से कम्मी वो चीख पड़ी, यानी अब आप मुझे एटिकेट सिखाएंगी? इसलिए मैंने खामोश रहने के लिए कहा है कि तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो। गलत बात पर गुस्सा नहीं आएगा क्या? अच्छा चुप रहो, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। तुम जल्दी से तैयार होकर आओ। सलमा बेगम इजलत में बात खत्म करके उसके कमरे से निकल आई तो सामने नजमा तेज़ कदमों से आ रही थी। इशारे से मेहमानों की आमद का बताया। वो दोनों बहनें ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। फिर अंदर मौजूद खवातीन को देखकर सलमा बेगम खासी मरूब हो गई। वैसे उनके बारे में नजमा ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उनकी निस्बत बहुत ऊंची फैमिली है और वो अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही घरों की ख्वाहिशमंद भी थी, इसलिए उनके सामने बिछी जा रही थी। और अभी इब्तदाई रस्मी बातचीत का मरहला ही तय हुआ था कि एक कोमल सी लड़की यहाँ की सूरत हाल से अक्सर अनजान हाथ में किताब लिए अंदर चली आई। मेहमान खवातीन ने दिलचस्पी से उसे देखा, जबकि नजमा और सलमा बेगम की तीरियों पर बल पड़ गए। बस यही चल रहा था कि उसे उठाकर दूर फेंक दे। बहुत कोशिश से लहजे पर काबू पाकर सलमा बेगम ने उससे पूछा, क्या बात है? रक्षी आपा कहाँ है? वो खुद पर इतनी नज़रें महसूस करके घबरा गई। अपने कमरे में जाओ, उसे यहाँ भेज दो। जी। वो वहीं से पलट गई तो मेहमान खातून ने इश्तियाक से पूछा, ये भी आपकी बेटी है? मेरी ही समझें। सलमा बेगम का उनका इश्तियाक समझते हुए संभल कर बोली, यह मेरे देवर की बेटी है। उसके पैदाइश के 2 माह बाद ही मेरे देवर और देवरानी एक हादसे का शिकार हो गए। फिर जाहिर है हम ही उसके माँ बाप बन गए। और सच पूछे तो ये मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ है। हाँ, नजमा बेगम उनकी तायीद करते हुए बोली, एक पल के लिए आपा बेगम इसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। अभी पहले 2 माह पहले ही तो अपने बेटे के साथ इसकी मंगनी की है। इनका बस चले तो फ़ौरन शादी भी कर दे, लेकिन अभी छोटी है। सलमा बेगम ने बात उचक ली, अभी तो मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है, इंशाल्लाह बीए कर लेगी, फिर शादी करूंगी। जाओ नजमा, रक्षी को बुलाओ। जी अच्छा। नजमा फ़ौरन उठकर चल गई। फिर कुछ देर बाद रक्षी को साथ ले आई तो दोनों खवातीन उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। रक्षी अच्छी सूरत शक्ल की मालिक थी। दराज कद और स्मार्ट रंग गोरा भी था। इसके बावजूद अगर उसे राबिया के साथ खड़ा किया जाता तो उसके हिस्से में सरसरी नजर ही आती। और गो के इस वक्त राबिया उसके साथ नहीं थी, लेकिन देखने वालों की आंखों ने कुछ देर पहले उसे देखा था, इसलिए अब उसके हिस्से में सरसरी नज़र ही आई, जिसमें नापसंदीदगी तो नहीं थी और पसंदीदगी का इजहार भी फ़ौरन नहीं हो सका। जबकि सलमा बेगम चाह रही थी कि इसी पहली नशिस्त में इब्तदाई मराहिल भी तय हो जाए, लेकिन वो ख़वातीन कोई भी बात छेड़े बगैर दोबारा आने का कहकर चली गई। ये सब इस मनहूस राबिया की वजह से हुआ। उसके जाते सलमा बेगम फट पड़ी, आखिर भैया लेने क्या आई थी? बुलाओ इस्लाम मुराद को, मैं पूछती हूँ। दफ़ा करें। नजमा के अंदाज में बेजारी थी। कैसे दफ़ा करूँ? उसकी माँ ने तुम्हारा हक मारा और ये छोड़े आपा बेगम, मेरा हक मार कर क्या पाया उसने? ये कुछ भी नहीं पा सकेगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, मेरा ख्याल है आप इसे अपने पास रखकर गलती कर रही हैं। अगर इसके नाना के पास भिजवा दे तो? नहीं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सलमा बेगम बोल पड़ी, अगर उसे नाना के पास भिजवाना होता तो अपने पास रखती क्यों? क्या मतलब? क्या उसे किसी मकसद के तहत यहाँ रखा है? मकसद क्या होना बेवकूफ़? क्या तुम नहीं जानती ये घर, रुपया, पैसा सब उसके बाप का था। अगर ये किसी और जगह रहती तो लोग उसे बहकाते कि बाप के बाद वारिस और हकदार तुम हो। हाँ। नजमा एक पल में सारी बात समझकर हाँ की सूरत में गहरी सांस खींची। फिर पूछने लगी, इसे अपने माँ बाप के बारे में मालूम भी है या नहीं? नहीं, वो आया ही को अपनी माँ समझती है। हो सकता है आया ने उसे बताया हो। आपने आया को मना किया है? नहीं, मुझे उसे मना करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि वो बेवकूफ़ औरत उसकी मोहब्बत और हमदर्दी में बताने से गुरेज करती है कि कहीं उसे दुख ना हो। फिर इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसकर बोली, एक बार मैं मुझे समझा रही थी कि बीबी राबिया को मत बताइएगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, वरना बेचारी को बहुत दुख होगा। अच्छा। नजमा ज़ोर से हंसी। तब से अब आप और बेफिक्र हो गई होंगी। हाँ, लेकिन अब की बात करो, ये ख़वातीन दोबारा आएंगी या नहीं? ज़रूर आएंगी। नजमा के इतने यकीन से कहने पर सलमा बेगम पुरसोच अंदाज में उन्हें देखती रह गई। कमरे के सामने बना छोटा सा चौकोर बरामदा शुरू ही से उसकी पसंदीदा जगह थी। जब वो छोटी सी थी तो यहीं बैठकर खेला करती थी। ज़रा बड़ी हुई तो सतून के पास खड़ी होकर रक्षी, फरी और फराज को लॉन में खेलते और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखती थी। और अब जब भी फारिग होती तो यहीं आ बैठती। अभी मैट्रिक के इम्तिहानों से फारिग हुई थी। कच्ची उम्र, कच्चा जहन और सोचों की परवाज़ भी बस इसी हद तक थी। बेचारे इब्रार भाई व्हील चेयर पर बैठे बैठे थक जाते होंगे, जब भी तो इतना गुस्सा करते हैं। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है। रक्षी आपा कितनी अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखते ही मुंह फेर लेती हैं। शायद मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। फरी बाजी तो बस चुप ही रहती हैं। और फराज वो झुरझुरी लेती, कितना बदतमीज़ है, किसी का लिहाज नहीं करता। ताई जी भी उसके सामने खामोश हो जाती हैं। मैं ताई जी से कहूँगी कि नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। वो तो राबिया अम्मा की आवाज़ पर वो चौंक कर देखने लगी। बेटा, दोनों वक्त मिल रहे हैं, आओ अंदर आ जाओ।
चुपचाप उठकर अंदर चली आई। अम्मा नमाज के लिए खड़ी हो रही थीं। वो दूसरे दरवाजे से टीवी लाउंज में आई तो रक्षी जाने की इस बात पर ताई जी से उलझती हुई कह रही थी, आप चंद दिनों की बात करती हैं, मैं चंद लम्हों के लिए भी ऐसी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं जाओ आओ नहीं, ये ना करो वो ना करो, आखिर क्यों? इसलिए कि जहाँ तुम्हारी बातचीत चल रही है मैं नहीं जानती कि वो लोग किस ख्याल के हैं। पता नहीं तुम्हारा आज़ादाना घूमना फिरना पसंद करें या नहीं। ताई जी ने रसान से उसे समझाना चाहा लेकिन वो चीख पड़ी, कैसी बात करती हैं अम्मी, आप तो कह रही थी कि वो बहुत ऊंची फैमिली के एडवांस लोग हैं, फिर क्यों नहीं पसंद करेंगे? समझने की कोशिश करो रक्षी, एडवांस लोगों की भी किस्में होती हैं। बस रहने दें, मुझे इनकी किस्में जानने का कोई शौक़ नहीं। अलबत्ता आप अच्छी तरह से जान लें कि मुझे बैकवर्ड लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसी वक्त फराज सीटी पर कोई धुन बजाता वो उसकी तरफ आया और इसी मगर अंदाज में अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि रक्षी की ऊंची आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर एकदम उसकी तरफ पलट कर बोला, ये तुम क्या हर वक्त चिल्लाती रहती हो? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? तमीज़? वो उस पर गुर्राई, तुम्हें तमीज़ है? पूरे 7 साल छोटे हो, मुझसे कभी आपा या बाजी कहने की तौफीक नहीं हुई। मुखातिब भी करते हो तो तुम करके, तुम में बड़ी बहनों वाली कोई बात हो तो आपाबाजी कहूँ। शट अप, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, मुझे भी कोई शौक नहीं। क्या हो गया है तुम दोनों को? रक्षी तुम चुप हो जाओ, ताई जी दरमियान में आकर बोली तो रक्षी का पारा मज़ीद चढ़ गया। मुझे नहीं इसे चुप कराएं, वो छोटा है, वरना मैं अब्बू के सामने इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पूछा तो वो खोए खोए लहजे में बोली, मैं सोच रही हूँ अम्मा कि ये फराज इतना बदतमीज़ क्यों है? तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, वो रक्षी आपा के साथ झगड़ रहा था। अम्मा, रक्षी आपा उससे कितनी बड़ी है और वो तो मुझसे भी छोटा है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसकी माँ को चाहिए कि उसे समझाए, और अब क्या समझेगा? शुरू ही से सर चढ़ा रखा है। आप क्यों नहीं समझाती उसे? वो सादगी से बोली। मैं? अम्मा अफसरदगी से मुस्कुराई। बेटा, मैं कौन होती हूँ उनके मामले में बोलने वाली? मेरी हैसियत ही क्या है? क्या है हमारी हैसियत? मैं अपनी हैसियत की बात कर रही हूँ, तुम तो बहुत कुछ हो। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। फिर उसका ध्यान बचाने की गर्ज से बात बदलते हुए बोली, खैर ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई क्या? नहीं तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, जब रिजल्ट आएगा फिर कॉलेज जाऊँगी। अच्छा चलो अब उठो, तुम्हारे ताया जी आ गए होंगे, खाना लगा दे चले। मैं उनके साथ खड़ी हुई लेकिन फिर एकदम रुक कर बोली, अम्मा ये सारे काम आप ही क्यों करती हैं? बस आदत सी हो गई। अम्मा कहती हुई आगे बढ़ गई तो वो भी उनके पीछे चल पड़े। फिर बहुत कितने सारे दिन गुजर गए। उसका रिजल्ट आया, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। पहले अम्मा के गले लग कर उन्हें खुशखबरी सुनाई, फिर अखबार हाथों में लिए भागती हुई रक्षी के पास जा रही थी कि रास्ते में ब्रार भाई ने रोक लिया। क्या तुम्हारे पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया है? नहीं तो फिर इतनी बदहवास होकर क्यों भाग रही हो? वो हकलाई, कुछ समझ में नहीं आया तो अखबार उनके सामने कर दिया। क्या कहीं एटम बम गिरा है? वो अखबार पर सरसरी सी नज़र डालकर बोले, मेरा रिजल्ट रिजल्ट खासिम जहका खेज हंसी थी। पास हो गई हो जी? अच्छा। वो चेयर की बेग पर सर टिकाकर बाकायदा उसका जायजा लेने लगे तो वो घबरा कर बोली, मैं जाऊं? कहाँ? रक्षी आपा के पास? क्यों? फिर खुद ही बोले, अच्छा उसे अपना रिजल्ट दिखाओगी? ज़रूर दिखाओ, लेकिन उससे क्या दिलचस्पी होगी? बल्कि यहाँ किसी को भी दिलचस्पी नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसके अंदर छन से कुछ टूटा था। बहुत खामोशी से अखबार उनके हाथ से लेकर वहीं से पलट आई। और हमेशा वो बहुत थोड़ी देर के लिए आजरदा होती थी, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई फिर रात, लेकिन उनकी उसकी आजरदगी सिमटने का नाम नहीं ले रही थी। और जब कोई बहुत बात शिद्दत से महसूस की जाए तो सोचने का अंदाज भी कदरे बदल जाता है, बल्कि बहुत सारी बातें लाशऊर से निकलकर शऊर पर दस्तक देने लगती हैं। अम्मा, मैं कितनी बड़ी थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ? शायद पहले भी कभी उससे पूछा था, लेकिन आज उसका अंदाज गहरी सोच लिए हुए था, जैसे उसके बाद भी बहुत कुछ जानना चाहती हो। तुम 2 महीने की थी अब्बू के बाद, अब ताया जी के घर क्यों आ गई? मेरा मतलब है क्या कोई और नहीं था? आपकी अम्मा अब्बा या कोई और? तुम्हारे अब्बू यहीं रहते थे, उनके बाद तुम्हारे नाना लेने के लिए आए तो, लेकिन नाना अब कहाँ है? पता नहीं। अम्मा के अंदाज में बेबसी थी। आपको नहीं पता? क्या करती पता रख के, जब यहीं रहना था? अम्मा की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था उसे कैसे मुतमिन करें। बेहद उलझ कर बोली, यार तुम्हें नाना कैसे याद आ गया? बस यूं ही ख्याल आ गया था। आपको क्या याद नहीं आते? हाँ। अम्मा खामोश होकर कोई दूसरी बात की सोच रही थी कि टीवी लाउंज से इब्रार भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये तो इब्रार भाई हैं। वो उधर मतवज्जा हो गई। पता नहीं किस बात पर चिल्ला रहे हैं, मैं देखूँ। नहीं तुम मत जाओ, खामखा तुम पर भी बिगड़ेगा। चलो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, सो जाओ। उसके साथ ही हमारे लाइट ऑफ कर दी तो उससे तकिए पर सर रख लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। सुबह नाश्ते पर भी इब्रार भाई का मूड ख़राब था। जब वो बोले तब उसकी समझ में आया कि वो किस बात पर बिगड़ रहे हैं। फराज ने उसके साथ ही मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और वो फेल हो गया था। इब्रार भाई ताजी के सामने उसे डांटते हुए कहने लगे, सारा दिन हमारा लड़कों के साथ फिरते रहते हो, कभी मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा।
याद रखो, ये लड़के कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे जो सुबह शाम पुकारने चले आते हैं। मुझे तो तुम्हारी सरगर्मियाँ भी मशकूक लगती हैं। और हैरत है, किसी को इस घर में परवाह ही नहीं। फिर अचानक उसकी तरफ रुख मोड़कर उस पर बरस पड़े। और राबिया, तुम ये मत समझना कि मैटर कर लिया है तो पढ़ाई खत्म, अब आराम से घर बैठ जाओगी। कौन से कॉलेज में दाखिला लोगी? जी। वो सटपटाकर देखने लगी। कौन से कॉलेज में जाओगी? उनके धारने पर वो बुरी तरह सहम गई। यही बात वो आराम से भी कह सकते थे, लेकिन शायद उन्हें चीख कर बात करने की आदत थी। तब ताई जी को पता नहीं उसकी हालत पर रहम आया या उस ख्याल से कहीं वो दोबारा फराज की तरफ मतवज्जा ना हो गए। कहने लगी, अभी तो कल रिजल्ट आया, मार्कशीट आ जाए फिर रक्षी के साथ चली जाना। हाँ, मैं तुम्हें दाखिल कराऊंगी। रक्षी ने भी गोया एहसान किया। तुम खुद भी कुछ करना सीखो। कब तक दूसरों की उंगली पकड़कर चलना सीखोगी? अब के इब्रार भाई ने जरा नरमी से कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर वहां से उठ आई। ये भी गनीमत था कि इब्रार भाई ने गुस्से में ही सही बात छेड़ दी, वरना उसे खुद से कहने में बहुत दिन लगते और इब्रार भाई एक बार ही टोककर खामोश नहीं हो गए थे। रोजाना सबके सामने पूछते। जब तक वो कॉलेज नहीं जाने लगी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इन दिनों ताई जी रक्षी की शादी की तैयारियों में लगी थी और रक्षी जो शुरू से बहुत आज़ाद ख्याल रही, खुद पर किसी किस्म की पाबंदी उससे कभी बर्दाश्त नहीं की। अब ताई जी की मिन्नत समाजत करने पर किसी हद तक दोस्तों से कटकर घर तो बैठ रही, लेकिन उसका ज्यादा वक्त टेलीफोन के साथ ही गुजरता। कम अज कम राबिया ने जब भी उसे देखा वो टेलीफोन पर किसी से बात करती नजर आती। गो के रक्षी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, फिर भी जब उसे कोई बात कहनी होती या कोई चैप्टर समझना होता तो उसी के पास आती। हालांकि इस घर में फरी भी थी, लेकिन जाने की उसे फरी की खामोशी से उलझन होती थी। और इब्रार भाई के सामने खुद से जाने की तो उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। अचानक सामना हो जाता या वो बुला लेते तब भी उसकी आधी रूह तो फना हो ही जाती। उस वक्त भी उन्होंने पता नहीं किस काम से बुलाया था। वो बहुत डरती हुई उनके कमरे में आई। क्या कर रही थी? खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्को उन्होंने बड़े आराम से पूछा। कुछ नहीं। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, समझी तुम? जी। उसे डरते डरते उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, बैठ जाओ। वो हैरान होती हुई बैठ गई तो वो फिर बहुत खामोशी से उसका जायजा लेने लगे। अबरार भाई, कोई काम है तो बताइए। वो उनकी नज़रों से घबरा कर बोली, नहीं कोई काम नहीं। फिर मैं जाऊँ? कहाँ? अम्मा किचन में। उनका हाथ बटाऊंगी। वो किसी तरह जाना चाह रही थी। पहले ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। वो उस अपनी चेयर उसके करीब लेकर आए और उसकी सवालिया नज़रों को देखकर कहने लगे, अभी मुझे शहजाद चचा यानी तुम्हारे अब्बू शिद्दत से याद आ रहे थे। वो बहुत हमदर्द और नेक इंसान थे, हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। मुझसे कहते थे मैं बहुत जल्द तुम्हें इलाज के लिए बाहर ले जाऊंगा। अभी मैं सोच रहा था कि अगर वो होते तो शायद मैं इस तरह व्हील चेयर पर ना बैठा होता। आपको मेरे अब्बू याद है? वो हसरत से पूछने लगी। बेवकूफ़, याद है, जब तो उनकी बात कर रहा हूँ। पता है उस वक्त मैं 8 साल का था और मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन उनकी शक्ल ठीक से याद नहीं। शायद तुम्हारी तरह, बल्कि तुम उनकी तरह हो, शायद अपनी अम्मी की तरह, या फिर अपनी अम्मी की तरह। वो उसे यूं देख रहे थे जैसे उसमें चचा चची का अक्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन इब्रार भाई, मैं अम्मा से तो नहीं मिलती। कौन अम्मा? उन्होंने चौंक कर पूछा। मेरी अम्मा। उसके मासूमियत से पहुंचे पर उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, तुम उनसे नहीं मिलती। तुम उनसे मिल भी कैसे सकती हो? क्यों? क्यों का जवाब तुम खुद हो जो हो राबिया, खुद खोजो राबिया, खुद। वो जोर देकर बोले, तुम ये क्यों समझती हो कि जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं और जो कुछ कान सुनते हैं वही सच है? नहीं, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत रहम आता है और कभी मेरा दिल चाहता है तुम्हें इतनी अजियत दूं कि तुम सिसक सिसक कर मर जाओ। अबरार भाई, उसके होंठों ने बेआवाज जुम्बिश की और आंखों में खौफ की परछाइयां उतर आई, जिन्हें देखते ही वो हत्थे से उखड़ गए। तुम तो यूं डर डर कर मर जाओगी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर इसमें हिम्मत होती तो फौरन उठकर भाग आती, लेकिन उसे उठने में देर लगी और बमुश्किल तमाम खुद को घसीटती वो हुई बाहर आई तो सामने परी को देखकर बेख्तियार उससे लिपट गई। क्या हुआ है? परी ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन उसने अपनी बाजुओं का हल्का मजीद तंग कर दिया। तब परी ने महसूस किया वो पूरी तरह कांप रही थी। आओ यहाँ बैठो। परी उसे साथ लगाए हुए कमरे में ले आई, उसे बिठाकर पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। फिर पूछने लगी, अब बताओ क्या बात है? इब्रार भाई, वो इसी कदर कह सकी और फरी समझ कर बोली, इब्रार भाई ने डांटा है, उनकी तो आदत ही है। तुम क्यों गई थी उनके कमरे में? उन्होंने खुद बुलाया था, यानी बुला कर डांटा, लेकिन किस बात पर? पता नहीं, पहले तो ठीक तरह से बात कर रहे थे, फिर अचानक। हाँ, उन्हें अचानक ही गुस्सा आता है। तुम जानती तो हो, तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि माजूरी की बिना पर उनका मिजाज ऐसा है, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। फरी ने उसे समझाते हुए कहा तो वो सादगी से बोली, मैंने बुरा नहीं माना, फिर बस उनके गुस्से से डर गई थी। अच्छा चलो, अब वो बुलाएं तो मत जाना। और हाँ, वो तुम्हारी क्लासेस शुरू हो गई? जी। फिर तो तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लेना। जी। पहली बार फरी ने उसे इतनी देर तक बात की। वो अपने कमरे में आकर भी हैरान होती रही थी।
पूरे 1 हफ्ते बाद कॉलेज की तब एहसास हुआ कि उसकी कितनी क्लासेस और कितने अहम लेक्चर्स मिस हो गए। एक लड़की से नोट्स मांगे तो उसने उस शर्त पर दिए कि वो यहीं उतार कर वापस कर देगी। तब फ्री पीरियड में वो नोट्स अपनी कॉपी पर उतारने की गर्ज से लाइब्रेरी में आ बैठी और अभी उसने लिखना शुरू ही किया था कि एक लड़की उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछने लगी, इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी हैं? उससे चौंक कर देखा, हैरान भी हुई कि कोई उसकी गैर हाजिरी को महसूस भी कर सकता है। क्या बीमार थी? नहीं, मेरी बहन की शादी थी। अच्छा, मुबारक हो, बुलाया नहीं? कैसे बुलाती? मेरा मतलब है हमारी जान पहचान ही नहीं है, वो सादगी से बोली। ये तो है, खैर जान पहचान में क्या देर लगती है। मेरा नाम अफशा है और तुम्हारी ही क्लास में हूँ। मैं राबिया हूँ। कहाँ रहती हो? अफशा कुछ ज़्यादा ही बातूनी थी, या फिर एक ही नशिस्त में उसके बारे में सब जान लेना चाहती थी। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद तुमने देखा भी हो। ये सड़क जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से बाएं हाथ पर पहला बंगला जिस पे behज़ाद मंजिल लिखा हुआ है, उससे बताया। तो अफशा कुछ देर पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसी अंदाज में बोली, तुम behज़ाद मंजिल में रहती हो? वहाँ मेरी एक कज़न भी है। कौन? रक्षी आपा? मैं नाम नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि वह शहजाद अंकल की बेटी है। उसका चौंकना और हैरान होना फितरी था। यूं ही उसे देखे गई तो वो पूछने लगी, तुम जानती हो उसे? मेरा मतलब है शहजाद अंकल की बेटी को। हाँ, मैं ही उनकी बेटी हूँ। अच्छा, वो एकदम खुश होकर बोली, फिर तो तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन तुम? भाई, मैं तुम्हारी खालाजाद हूँ। खालाजाद? और उसे याद आया उसने अम्मा से नाना के बारे में पूछा था। गहरी सांस लेकर बोली, कितनी अजीब बात है कि खालाजाद होते हुए भी हम पहले कभी नहीं मिले, और इसमें गलती सरासर तुम्हारी है। मेरी? क्यों? इसलिए कि मुझे तो सिरे से कुछ मालूम ही नहीं, जबकि तुम जानती हो थी कि मैं behज़ाद मंजिल में रहती हूँ, फिर भी कभी नहीं आई। उसने अपनी फितरी सादगी से इल्ज़ाम उसके सर रखा तो तौजीह भी पेश कर दी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जब बड़े ही आपस में नहीं मिलते। खैर, आज तुम मेरे साथ घर चलना, अम्मा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। कौन अम्मा? क्या तुम अपनी ताई को अम्मा कहती हो? नहीं, मैं अपनी अम्मा की बात कर रही हूँ, मेरी अम्मा। लेकिन अफशा कुछ कहते कहते रह गई, इसलिए नहीं कि उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, बल्कि इस उसे अपनी मालूमात पर शुबा हुआ कि शायद वो ठीक तरह से नहीं जानती और ऐसा ना हो कि कोई गलत बात मुंह से निकल जाए। क्या कह रही थी तुम? वो पूछने लगी। मैं ये कह रही थी कि पहले तुम मेरे साथ चलो, नाना तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। उसने फौरन बात संभाली। ठीक है, मैं चलूंगी। वो तैयार हो गई। पहले मैं ये नोट्स उतार लूँ, क्योंकि कापी अभी उसी लड़की को वापस करनी है। वापस कर दो, नोट्स मुझसे ले लेना। अच्छी बात है। वो कापी उठाकर कोने में बैठी लड़की को दे आई, फिर अफशा के साथ बाहर आ गई। नाना उसे देखकर खुश तो हुए, फिर सीने लगाकर इतना रोए कि वो परेशान हो गई। उनका झुर्रियों ज़्यादा चेहरा हाथों में लेकर बोली, आप रोए मत नाना, मैं अम्मा से कहूँगी, वो भी आपसे मिलने आएंगी। मेरी बच्ची, नाना ने फिर उसे सीने में भींच लिया। अब तो मुझे तेरी माँ के पास जाना है। नहीं नाना, आप तो चल भी नहीं सकते, मैं अभी अम्मा को लेकर आती हूँ। नाना ने चौंक कर पूछा, कहाँ है तेरी माँ? घर पर है। उसके इतने यकीन से कहने पर कमरे में सन्नाटा छा गया। तब अफशा की अम्मी उसके करीब आते हुए बोली, शायद तुम अपनी ताई को अम्मा कहती हो, वरना तुम्हारी अम्मी और अब्बू का तो एक साथ ही इंतकाल हुआ था। जी? वो गैर यकीनी अपनी बेखबरी का दुख और जाने क्या कुछ था जिसने उसकी जुबान गुम कर दी थी। कभी खाला को देखती, कभी नाना को। तब नाना खाला को टोकते हुए बोले, तुमने नाहक बच्ची को परेशान किया। जब ताया ताई ने उसे औलाद की तरह समझा तो फिर वही उसके माँ बाप हुए, और शायद इसीलिए तो उन्होंने उसे कभी हमसे मिलने नहीं दिया कि कहीं हम उसे बता ना दें। फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा वही तुम्हारे माँ बाप हैं। वो अब भी बोलने से कासी थी, लेकिन उसका जहन बुरी तरह उलझ रहा था। उसे इब्रार भाई की बात याद आई। तुम क्या समझती हो, जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं और जो कुछ कान सुनते हैं वही सच है? नहीं तो फिर सच क्या है? उसने नाना का हाथ थाम लिए। मुझे बताइए नाना, मेरी अम्मी अब्बू के साथ क्या हुआ था? हादसा? दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और मौका पर ही दोनों जाँ बहक हो गए। मैं उस वक्त कहाँ थी? तुम्हें घर पर आया के पास छोड़ गए थे। वो अच्छी औरत थी, क्या अब भी वही होती है या पता नहीं। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। उसी वक्त अफशा ने आकर खाने की इत्तला दी तो खाला उसे उठाते हुए बोली, चलो पहले खाना खा लो। मुझे भूख नहीं खाला, और अब मैं घर जाऊंगी। ये भी घर है, आओ। शाबाश। वो उनके इसरार पर दस्तरखान पर आ बैठी। फिर खाने के दौरान खाला उसे बताती रही कि कई बार नाना उससे मिलने के लिए गए, लेकिन उसकी ताई जी ने किसी न किसी बहाने से टाल दिया, और अपने बारे में कहने लगी कि क्योंकि आसिया की सुतीली बहन थी, इसलिए तुम्हारे पास आने का सिर्फ सोच सकी। क्योंकि मैं देख रही थी कि जब सगे नाना को मायूस लुटा दिया जाता तो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक हो। फिर उससे पूछने लगी, तुम्हारे साथ तो सब ठीक ठाक है ना? जी? वो इस कदर कह सके। फिर खाने के बाद वो नाना के पास बैठी तो उनके साथ अपनी अम्मी अब्बू की बातें करते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान खाला के दूसरे बच्चे भी स्कूल कॉलेज से आ गए थे, और सभी गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थे। उसके तारुफ में खाला ने इस कदर कहा था कि ये तुम्हारी आसिया खाला की बेटी है, और सब बहुत खुश होकर उससे मिले थे। दोपहर ढल चुकी थी। यकदम उसे घर का ख्याल आया, और ये भी कि वो बताए बगैर आई और अम्मा परेशान हो रही होंगी। बस उसी वक्त जाने के लिए तैयार होगी। नाना ने दोबारा आने के लिए कहा। फिर उनके कहने पर वैद उसे घर तक छोड़ने के लिए आया। उसका ख्याल था सिर्फ अम्मा ही उसके लिए परेशान होंगी, और देर से आने पर बात पुरुष भी वही करेंगी। लेकिन पहले ही मरहले पर इब्रार भाई मौजूद थे, और ऐसी चुभती हुई नजरें थीं उनकी कि उसके कदम आप ही आप उनके सामने रुक गए।
कहाँ से आ रही हो? खासा जारहाना लहजा था उनका, वो कोई जवाब नहीं दे सकी। तभी उन्होंने अपने सवाल को नया रंग दिया। इतनी देर से क्यों आई हो? देर होगी, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली। कहाँ देर हुई? इस वक्त तक कॉलेज में तो नहीं बैठी रही होगी तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर चली गई थी। उसे यही जवाब सूझा। क्यों? घर से फालतू हो तुम? और किसकी इजाज़त से गई थी? या तुमने ये समझ लिया कि अब तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही? जो तुम्हारा दिल चाहेगा करती फिरोगी? बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, अपनी मर्ज़ी की मालिक। जैसे इस घर की दूसरी लड़कियां अपनी मनमानी करती फिरती हैं, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगी। इब्रार भाई किसी तरह खामोश होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उसकी आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था, जिसे रोकने के लिए की कोशिश में वो नाकाम हो गई तो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, और याद रखना आइंदा अगर कॉलेज में गई तो कॉलेज से कहीं गई तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। वो भागकर अपने कमरे में आ गई, जहां अम्मा बेचैनी से यूं टहल रही थी जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि उसे इब्रार भाई के सामने से खींच लिया थी। अम्मा वो उनकी गोद में मुंह छुपाकर शिद्दत से रोने लगी। बेटा गलती तुम्हारी है, तुम बताकर जाती, हम इतना परेशान तो ना होते। हम वो सर ऊंचा करके देखने लगी। क्या इब्रार भाभी परेशान थे? हाँ, जब भी तो इतना बिगड़ रहा था। एक तो बेचारा चल नहीं सकता, कितनी बार कुर्सी धकेलता हुआ गेट तक गया था। फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए पूछने लगी, कौन सी सहेली के घर गई थी वो? अम्मा के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई। समझ में नहीं आया उन्हें कैसे बताया कि वो नाना के पास गए थे और वहाँ से बहुत सारी बातें जान कर आई है। ये हकीकत कि वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन माँ जैसी ज़रूर थी। अपनी आगोश में पनाहें बख्शकर उसे हमेशा सर्द गर्म से बचाया था, और वो एकदम से उनकी नफ़ी करके उन्हें दुख नहीं दे सकती थी। चलो मुँह हाथ धोकर कुछ देर लेट जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। अम्मा यही समझी कि वो बताना नहीं चाह रही, इसलिए बात बदल दी, और उसने भी उनकी बात पर फ़ौरन अमल कर डाला। शाम शाम में सोकर उठी तो ज़हन काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुका था। तबीयत में बोझलपन भी नहीं था वो, बल्कि वो खुद को काफ़ी हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। अम्मा उस वक़्त किचन में होती थी और वो भी उनका हाथ बटाती थी, लेकिन इस वक़्त वो उनके पीछे जाने की बजाय अपनी मनपसंद जगह पर आ बैठी नाना की बातों को सोचने लगी। दरमियान में कहीं-कहीं ज़हन भटक जाता। मैं कौन होती हूँ? मेरी हैसियत ही क्या है? अम्मा ने कहा था, और उनकी बात को सोचते इब्रार भाई की बात याद आई। तुम अम्मा से नहीं मिलती, तुम उनसे मिल भी कैसे सकती हो? क्यों? उसके पूछने पर उन्होंने कहा था। क्यों का जवाब तुम खुद खोजो राबिया, खुद। और जवाब उससे खोज लिया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उसकी अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताया गया। और भी कई बातें थी जो इसरार के पर्दों में छुपी हुई थी। मुझे अम्मा से पूछना पड़ेगा, सिर्फ वही हैं जो सच बताएंगी, उसने खुद कलामी के अंदाज में सोचा। फिर वहां से उठकर लॉन में उतर आई। कभी कभी दरमियानी कैफियत इंसान को बड़ा बेबस कर देती हैं। पता नहीं उसके अंदर कैसा मौसम उतरा था जो ना उसे खुश होने दे रहा था ना उदास। यूं ही चलती हुई लॉन के आखिरी सिरे तक पहुंच गई। वापस पलटी तो गेट से फराज को दाखिल होते हुए वहीं देखकर रुक गई। वो गालिबन अपने किसी दोस्त के साथ था। बाइक की आवाज़ आ रही थी और वो गेट पर ही रुक कर उससे कोई बात कर रहा था। वो उस वक्त उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज़ कदमों से रविश पार करके लॉबी में आई। पहला कमरा इब्रार भाई का था और वो बिला इरादा उनके कमरे में दाखिल हो गई। अंदर आते ही एहसास हुआ, लेकिन वो देख चुके थे, इसलिए फ़ौरन वापस नहीं पलट सकी। क्या बात है? शुक्र है वो धाड़े नहीं। जब भी उसके आवाज़ कायम रहे, वो 2 कदम और आगे बढ़कर बोली, आई एम सॉरी इब्रार भाई, दोपहर में आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। बैठ जाओ। जवाब में बैठने का हुक्म दिया। वो फ़ौरन बैठ गई तो कहने लगी, मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ, मुझे तुम्हारी कतई कोई परवाह नहीं। समझी तुम? उसने बेहद हैरान होकर देखा तो कहने लगे, मुझे सिर्फ शहजाद चचा का ख्याल आता है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्ते पर चलो। उससे सर झुका ली और सोच कर बोली, आपको सिर्फ अब्बू का ख्याल आता है, अम्मी का ख्याल क्यों नहीं आता? क्या वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? वो चौंके भी, हैरान भी हुए और फिर अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर उसका जायजा लेने लगे। पहली बार वो नर्वस नहीं हुई थी और सर ऊंचा करके बराह रास्त उनकी आंखों में देखने लगी। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? मैं आज अपने नाना के पास गई थी, वहीं से मालूम हुआ कि मेरी अम्मी भी अब्बू के साथ ही। वो कज़न खामोश हो गई। नाना का पता तुम्हें किसने दिया था? इस बात को छोड़े इब्रार भाई, मुझे ये बताएं कि मुझे अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताया गया? मुझे क्या पता? आपको पता है क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाकर अपनी माँ से, अम्मा से पूछो। उनका मूड बिगड़ते देख कर देर नहीं लगती थी। इससे पहले कि वो मज़ीद चीखते चिल्लाते, वो जल्दी से उनके कमरे से निकल आई। कितने बहुत से सारे दिन गुजर गए थे। उसके अंदर अजीब सी बेकली आसमाई थी। ये दुख भी था कि जिस औरत की कोख से उसने जन्म लिया वो उससे अक्सर लाइलम क्यों रही। उसे तो कुछ खबर नहीं होती। ताकि जिस तरह वो अपने अब्बू को याद करती थी, उनके साथ अम्मी को भी सोचती। उस रात वो अम्मा के बराबर लेटी तो उनके गले में बाजू डालकर पूछने लगी, अम्मा आपने मेरी अम्मी को भी देखा था? अम्मा इस अचानक सवाल पर हैरान हुई। फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दे सकी। बताइए ना अम्मा, और अब ये मत पूछिएगा कि मुझे अम्मी के बारे में किसने बताया, बस मुझे मालूम हो गया है। हाँ, मैंने उसे देखा था। अम्मा गहरी सांस लेकर
बोली, बड़ी सुंदर लड़की थी, तुम्हारी तरह भोली भाली मासूम सी, हंसती थी तो घुंघरू बजने लगते थे। ऐसी प्यारी जोड़ी बनाई थी अल्लाह मियाँ ने। पता नहीं किसकी नज़र लगी कि दोनों हंसते खेलते घर से निकले थे और वापस आए तो खून में नहाए हुए थे। फिर अम्मा की खामोशी से ग्रां गुजरने लगी। फिर क्या हुआ था अम्मा? फिर क्या होना था? सब कुछ ही खत्म हो गया। अम्मा इस वक्त को याद करते बोली, तुम्हारी पैदाइश पर शहजाद मुझे लेकर आए थे, फिर मैंने बस 2 महीने ही इन दोनों को देखा। उनके बाद सच पूछो तो मेरा जी भी यहाँ से उचाट हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहीं रह गई। वरना जिस वक्त तुम्हारे नाना तुम्हें लेने आए थे, अगर तुम्हारे ताया और ताई तुम उनके हवाले कर देते तो फिर मैं भी यहाँ से चली जाती। ताया जी ने मुझे नाना के साथ क्यों नहीं जाने दिया? मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? अम्मा ने पहले लाइल्मी ज़ाहिर की, फिर अपना ख्याल ज़ाहिर करते हुए बोली, उस वक्त मेरा ख्याल है शायद भाई बाबज की निशानी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। और फिर तुम्हारे ताया जी ने कहा था कि तुम उनका खून हो, वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने तुम्हें औलाद की तरह तो क्या, कभी यतीम बच्ची भतीजी समझ कर भी सर पर हाथ नहीं रखा। बेशक तुम्हें सर पर ना बिठाएं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम भी ना करें। मेरा क्या हक है अम्मा? वो आज़र्दगी में घर घिर कर बोली। यही बहुत है कि ताया जी ने हमें यहाँ रहने दिया और मेरे अखराजात भी पूरे करते हैं। वो तुम्हारे अखराजात पूरे करते हैं? अम्मा के लहजे में हल्की सी तलखी और हल्का सा तंज था। फिर उसके चेहरे पर आए बाल समेटते हुए बोली, कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा बेटी, ये सब तुम्हारे माँ बाप का है, घर भी और कारोबार भी। अच्छा, वो अभी इतनी मेच्योर नहीं, अब अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई थी कि इस बात को अपने मफाद में सोचती, या फिर माँ बाप की तरफ से विरसे में मिली हुई हद दर्जा सादगी थी जो कहने लगी, फिर भी अम्मा मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी। अगर ताया जी यहाँ ना आते, कारोबार ना संभालते तो कोई और। कदरे तौकफ से बोलती, अम्मा आप कभी किसी पर जताइएगा नहीं। नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ? आप मेरी अम्मा हैं, बहुत अच्छी अम्मा। उनके मेहरबान और शफीक सीने में मुँह छुपा गई थी। उन दिनों जबकि उसके इम्तिहान करीब थे और वो यकसुई से पढ़ना चाहती थी कि रक्षी ने आकर सारे घर को डिस्टर्ब कर दिया। उसका कहना था कि वो दकियानूसी लोगों के साथ मजीद नहीं रह सकती और कितना अरसा भी वो खुद पर जबर करके रही है। ताई जी उसे समझाने की कोशिश करती तो जवाब में वो चीख चीख कर सारा इल्ज़ाम उनके सर पर रखती कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि पैसे वाले बड़े लोग हैं और उनका माहौल देखने की सहमति नहीं की थी, जहाँ बकौल उसके वो पाबंद होकर रह गई थी। बहरहाल घर की फ़िज़ा खासी मकद्दर हो गई थी। या तो एकदम सकूत छा रहा था या फिर हर शय बोलने लगती, और जाहिर है वो भी वही रहती थी। और कोई उसे अपना समझे ना समझे, वो तो सबको अपना समझती थी। और उसकी कुशीदगी को शिद्दत से महसूस करते हुए उसे दुख होता। कभी ताई जी पर रहम आता, जिनकी कोई औलाद उनके इख्तियार में नहीं थी, और उसका दिल चाहता वो एक एक के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करे कि ताई जी की परेशानियों में इजाफा मत करो। वो नहीं जानती थी कि सारी परेशानियां खरीदी हुई उनकी अपनी हैं। फिर कभी उसे रक्षी आपा पर रहम आता, जो बहुत चीखने चिल्लाने के बाद कमरे में बंद होकर रोना शुरू कर देती थी। और कभी उज़ैर भाई के लिए उसका दिल दुखता, जो सुबह शाम रक्षी को फ़ोन कर रहे थे और उस शाम वो खुद चले आए। उस वक्त वो लॉन में खड़ी थी, उन्हें देखकर खुशी, और सोचा कि वो रक्षी आपा को साथ ले जाएंगे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन रक्षी किसी तरह भी उनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। अजीब अजीब से मुतालबे थे उसके, और वो हर सूरत मनवाना चाहती थी, बल्कि उसके लहजे का घमंड जाहिर कर रहा था कि वो उज़ैर को झुका कर या अपनी मर्जी चला कर रहेगी। और उज़ैर ने बड़े सुकून से उसकी बातें सुनी और कुछ कहे बगैर खामोशी से चले गई। उसके बाद एक बार उनका फ़ोन आया और बस इसी कदर कहा, सोच लो रक्षी, मैं तुम्हें सोचने को वक्त दे रहा हूँ। और रक्षी ने उनसे उनकी बात को तंज़ अमेज़ हंसी में उड़ा दिया। शायद उसे यकीन था कि उज़ैर बार बार उसके दर पर आएंगे और फिर आखिर उसकी हर बात मानने का वादा करते हुए साथ ले जाएंगे। जब भी वो ना सिर्फ इत्मीनान से बल्कि किसी वक्त ताई जी किसी खदशे का इजहार करती तो बड़े ज़ौम से कहती, आपने जो करना था कर लिया, अब ये मेरा मामला है, इसे मैं खुद निपटाऊंगी और आप देखिएगा उज़ैर कैसे आते हैं। और उसका सारा गम उस वक्त धरा रह गया जब उज़ैर ने उसे दिए हुए वक्त के बाद बहुत खामोशी से तलाकनामा भेज दिया। लम्हा भर को तो रक्षी भी सन्नाटे में आ गई। ज़ाहिर है उसका यकीन और घमंड टूटा था। फिर उससे पहले कि ताई जी उसे कुछ कहती, वो ये कहती अपने कमरे में बंद हो गई कि मेरा वैसे भी इस शख्स के साथ गुजारा मुश्किल था। घर की फ़िज़ा पहले मकदर थी, अब पुरस्रार भी हो गई थी। कोई किसी के साथ बात नहीं करता था, इसलिए नहीं कि कोई अपने किए पर नादम था, बल्कि सबको ही अंदाज़ा था कि जहाँ बात शुरू हुई एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा और सब एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। बस एक इब्रार भाई थे जो किसी भी इल्ज़ाम की परवाह किए बगैर बोलते थे, ताया जी की मौजूदगी का ख्याल भी नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सुना कर कहते कि इस घर में हर शख्स अपनी मनमानी करता है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं। फिर बराह रास्त रक्षी को मुखातिब करके कहते, तुमने ये कैसे समझ लिया रक्षंदा बेगम के शौहर और ससुराल वालों को अपनी जूते की नोक पर रख लोगी? देख लिया उसका अंजाम? नादान लड़की औरत तो पैदा ही समझौते करने के लिए होती है, कभी अपने लिए करती, कभी अपने घर वालों के लिए। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं था तो फरखंदा और राबिया का ख्याल कर लेती। अब अभी उनकी डोलियाँ उतनी बाकी हैं। अब जो भी आएगा पहला सवाल तुम्हारे बारे में करेगा कि तलाक क्यों हुई। क्या तुम ईमानदारी से जवाब दे सकोगी? हाँ, एक दिन वो चीख पड़ी, मैं दूंगी जवाब, वक्त तो आने दीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। और ये उसकी आखिरी चीख थी।
उसके बाद वो यूं खामोश हो गई कि कभी कभी शुबा होने लगता है कि कहीं वो कुव्वत गोयाई से महरूम तो नहीं हो गई। उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तब्दीली आई थी कि वो जो बहुत आज़ाद ख्याल और फैशन की दिलदादा थी, अब ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। बाहर निकलती भी तो किसी तरह गोशे में बैठती नजर आती, हाथ में मोटी सी किताब लिए गिरदो पेश से यकसर बेनियाज। राबिया को वो शुरू से ही अच्छी लगती थी, अपनी तुनक मिजाजी के बावजूद, शायद इसलिए कि वो परी की तरह चुप नहीं रहती थी, जो दिल में आता था कह देती थी। और अब उसकी चुप और तन्हाई पर वो कुटती थी, ये जानने के बावजूद कि गलती सरासर उसकी है। उसे ज़ैर पर गुस्सा आता, जिन्होंने फैसला करने में जल्दी की थी। बहरहाल इतना वक्त गुजरने, कुछ हकीकतें जान लेने और सबके रवैये को समझने के बावजूद उसके सोचने का अंदाज नहीं बदला था। उन दिनों ताई जी फरी की शादी की फिक्र में थी। एक दो अच्छे प्रपोजल भी थे। जब उन्होंने फरी से पूछा तो वो लड़की जो हमेशा चुप रहती थी, उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। फरी बाजी! वो फरी की आवाज़, ऊंची आवाज़ सुनकर हैरान होकर अपने कमरे से निकल आई और फिर अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने के बावजूद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फरी है जो ताई जी से कह रही थी। रक्षी की शादी आपने अपनी मर्जी से की थी और उसका अंजाम भी देख लिया। अब ये क्यों चाहती हैं कि मेरा अंजाम भी उस जैसा हो? ये अपनी दुश्मन खुद है, पूछ लो इससे। ताई जी ने रक्षी की तरफ इशारा किया तो उसने एक लहजा को सर उठाकर देखा, फिर दोबारा किताब पर नजरें जमा दी। और मैं अपनी दुश्मन नहीं हूँ, इसीलिए आपके फैसले पर सर नहीं झुका सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिनके प्रपोजल्स के बारे में आप कह रही हैं वो मुझे मंजूर नहीं। और ये भी सुन लें कि मैं जुबैर से शादी करूंगी, जो मेरे साथ पढ़ता था। तुम ताई जी पता नहीं सदमे की इंतहा पर थी या गुस्से की, बस इसी कदर कह सके। फिर उसे छोड़कर रक्षी को मुखातिब करते हुए बोली, सुन रही हो रक्षी, तुम समझाओ इसे। मैं? रक्षी ने हैरान होकर अपनी तरफ इशारा किया, फिर उठकर कमरे में जाने लगी कि राबिया को देखकर रुक गई। यहाँ और राबिया इतनी हलीम वो कभी नहीं थी। वो डरते डरते आई तो उसका हाथ पकड़कर ताई जी के सामने करते हुए बोली, अम्मी राबिया भी तो है, अब उसकी शादी कर दे। क्या? ताई जी ने सरतापा उसे घूरा तो वो रक्षी के पीछे हो गई। क्यों? क्या आपको इसकी शादी नहीं करनी? रक्षी ने ठहरे संजीदा लहजे में ताई जी को खामोश करा दिया, कदरे ताखीर से बोली, फड़ी बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी। हाँ, लेकिन जब दो प्रपोजल हैं तो दोनों की एक साथ कर दीजिए। दो प्रपोजल कौन से? ताई जी अनजान बन गई। फरी जुबैर के साथ शादी करेगी और जो आप कह रही थी वो नहीं। ताई जी ने फौरन टोक दिया, राबिया इसी घर में रहेगी। क्या मतलब? मैंने इसकी शादी इब्रार के साथ करने का फैसला किया है। उनका अंदाज भी फैसला कुन था। लेकिन अम्मी, बस मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। क्यों राबिया, तुम्हें कोई एतराज़? उन्होंने बराह रास्त उससे पूछा और उसे हमेशा उन पर रहम आता था कि उनकी कोई औलाद उनके इख्तियार में नहीं है। और कभी कभी उसका दिल चाहता वो एक एक के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कहे कि ताई जी को परेशान मत करे। और वही औरत जो उसे मजलूम नजर आती थी, इंतहाई संग दिल लगी, उसका दिल दुहाइयाँ देने लगा, काश उनकी औलाद की तरह वो भी मनमानी कर सकती। लेकिन एक तो उसने पहले कभी किसी बात से इनकार की जुर्रत नहीं की थी, दूसरे इस वक्त वो जिन नज़रों से देख रही थी उससे उसका रहा सारा हौसला भी जाता रहा। ऐसे में रक्षी की नम आवाज़ ने उसकी ज़रा सी ढारस बंधाई। कह दो राबिया कि तुम्हें एतराज़ है। उसने हैरत की वस्तुओं में प्रवास करते रक्षी की तरफ देखा तो उसने मजीद आंखों से इशारे से सहारा दिया। तुम चुप रहो रक्षी, मैं राबिया से पूछ रही हूँ। ताई जी की आवाज़ गूंजी तो वो सारी हिम्मतें यकजा करके जैसे ही ताई जी की तरफ पलटी, इब्रार भाई अपनी चेयर धकेलते हुए आ गए। क्या शोर मचा रखा है आप लोगों को? और कोई काम नहीं इस वक्त चीखने चिल्लाने की? उन्होंने बारी बारी सबको देखकर सूरत हाल की जानने की कोशिश की। तब फरी इस्तेहज़ाइया कहका लगाकर बोली, इस वक्त यहाँ बहुत अहम मसले पर बात हो रही है इब्रार भाई। क्या मसला? उन्होंने उसी से पूछा। अम्मी आपकी शादी के लिए राबिया से हामी भरवा रही हैं, परी ने मज़े लेकर बताया। और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उन्होंने राबिया की तरफ देखा और फिर फौरन ही अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए, हाँ, वो जो एक कर्ब अब इस कैफे से गुजर रहे थे, जाने कैसे वो उसके दिल में तराजू होगी। बेचारे इब्रार भाई, शायद उन्हें दुख हुआ था। उससे सोचा किसी गैर मरी ताकत के जेर असर उनकी तरफ खींची चली गई, पीछे से आकर उनकी चेयर पर हाथ रखा और फिर आहिस्ते से खेलती उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। पता नहीं पत्थर हो जाने के खौफ से उसने पलट कर नहीं देखा या फिर ताई जी के होंठों पर खेलती फातिहाना मुस्कुराहट वो बिना देखे ही महसूस कर रही थी। बैठ जाओ अपने कमरे में। आते ही इब्रार भाई ने उसे कहा तो वो चुपचाप उनके सामने बैठ गई। अब बताओ क्या मसला है? क्या कह रही थी अम्मी? फरीबाजी ने बताया तो है, वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गो कि उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त और अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी बात का जवाब नहीं दिया तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। और एक बार बचपन में वो उनके थप्पड़ का मज़ा चख चुकी थी, जो अब तक ना सिर्फ उसे याद था बल्कि रोंगटे खड़े कर देता था। अब भी उनका वही अंदाज था। जब भी उसने फ़ौरन ताई जी की बात दोहरा दी। ताई जी पूछ रही थी कि मुझे आपसे शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं है? तुमने क्या जवाब दिया? नहीं। क्या नहीं? मुझे एतराज़ नहीं है। उसके लहजे में आजी सिमट आई। क्यों? उसकी बेबसी और आजी महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला। और इस क्यों का जवाब तो खुद उसके पास नहीं था। मेरी बात का जवाब दो इब्रार भाई। वो रोने लगी और हाथों में चेहरा छुपाना चाहती थी कि वो जोर से दौड़े। खबरदार, रोना धोना मचाने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। आखिर तुम्हें मुझसे शादी पर एतराज़ क्यों नहीं, जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें बेहिसाब दुख दूंगा। वो चुपचाप उन्हें देखेगी, आंखों से एक तसल्सल से अश्क रवां थे जिन्हें उससे साफ करने की कोशिश नहीं की थी, शायद इसलिए कि धुंध के बावजूद उनका चेहरा वाज़ेह और शफाफ नजर आ रहा था।
इब्रार भाई, वो लोग जो खुशियों की आस देकर दुख देते हैं, उनसे आप बहुत अच्छे हैं। कम अज़ कम मैं ये सोचकर आज़र्दा तो नहीं होंगी कि कभी आपने मुझसे कोई दावा किया था या कोई आस का जुगनू मेरी झोली में डाला था। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो कहने लगी, यकीन करें मैंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसे ख्वाबों से बहुत डर लगता है जिनकी सारी खूबसूरती बंद पलकों की मरहूने मिन्नत हो। इसके बरक्स खुली आंखों में देखने वाली हकीकतें खौ कितनी ही तलख क्यों ना हो, मुझे मंजूर है। वो उस पर नज़रें जमाए बैठे थे। जब खामोश हुई तो गहरी सांस लेकर कहने लगे, या तो तुम वाकई बहुत सादा हो राबिया, या फिर इंतहाई मक्कार। तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या समझूं। जो आपका दिल चाहे समझने। अच्छी बात है, अब तुम जाओ, लेकिन पहले अपने आंसू पूछ लो। उसने बड़ी बेदर्दी से हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ी और फिर वहां से उठकर अपने कमरे में आई तो अम्मा को अपना मुंतजिर पाया। वो असल सूरत हाल से लाइलम सिर्फ इतना जानती थी कि ताई जी उसे किसी बात पर डांट रही थी। वो जैसे ही बैठी उसे अपने साथ लगाते पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, क्या ताई जी ने कुछ कहा? नहीं अम्मा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने दुख को अपने अंदर जज्ब करके इब्तदा की, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे यही कुछ करना है और फिर अम्मा को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कौन सा एहतजाज कर सकती थी। उसका नहीं तो इब्रार का ही ख्याल कर लीजिए था, लेकिन शायद ताया जी और ताई जी में लोगों की बातें सुनने और उसके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। जब भी वह सादगी से उसका निकाह हो गया, गिनती के चंद लोग ही थे और पता नहीं कैसे उसके ननिहाल वालों को खास तौर से बुलाया गया था। हालांकि अब तक उनसे कोई वास्ता नहीं रखा गया था। बहरहाल सब मेहमानों के जाने के बाद रक्षी ने उसे संवार कर इब्रार के कमरे में ला बिठा और इब्रार पता नहीं कहाँ थे। काफ़ी देर बाद उनकी चेयर की आवाज़ आई तो वो अपने आप में सिमटने के बावजूद जैसे पूरी जान से उसकी तरफ मतवज्जो हो गई। और ख्वाब तो उसने नहीं सजाए थे, लेकिन इजाबो कबूल के मराहिल से गुजरकर अंदर कहीं किसी आरजू की कली जरूर चटकी थी, जिससे धड़कनों को एक मखसूस तसल्ली बख्श दी थी। बहुत मध्यम और कदरे वक्फे से धक 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 धक। कोई चाहने वाला होता तो पल में कच्ची डोर से बंधा आ जाता और अगले पर साले फासले समेट कर मनो तू का फर्क मिटा डालता। लेकिन इब्रार जाने क्या सोचे हुए थे। पहले दूर बैठे इत्मीनान से सिगरेट पीते रहे, फिर कुर्सी बैठ के करीब ले आए और अपने हाथों से एक पेपर उठाकर बेड पर टांगे सीधी रखते हुए बोले, इधर देखो राबिया मेरी तरफ। उनके तहकुमाना लहजे पर उससे फौरन सर उठाकर देखा तो कुछ देर वाकई मबहूत से हो गए। कोई अगर इस वक्त ये कह दे कि इब्रार अहमद जरा खिड़की में आकर देखो चौदहवीं का चांद किस कदर हसीन है, तो वो बेनियाजी से कहते होगा। उनकी महबीयत तोड़ने की खातिर उससे हल्की सी आवाज़ निकाली और वह चौंकते ही पेशानी पर बेशुमार शिकने समेट लाए। जाओ पहले अपना हुलिया ठीक करो जी। उसने खुद पर नज़र डाली, फिर हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुट्ठियां बीच कर बोले, तुमने मुझे तलख हकीकत समझ कर कबूल किया है राबिया, लेकिन मैं तुम्हें सुहाना ख्वाब समझ कर भी कबूल नहीं कर सकता। समझी तुम? आप गलत समझे हैं इब्रार। मैं तो शट अप, वो दबी दबी आवाज़ में चीखे, फौरन निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। लेकिन आई से गेट आउट। बस एक ही तो कली चटकी थी, उसे भी रौन डाला जालिम ने। वो बेड की दूसरी तरफ से उतर खड़ी हुई तो कजन सैंडल पहनने में देर की, शायद वो रोक ले, लेकिन रोकना तो दूर की बात, वो तो यकसर अनजान बन गए थे। तब वो मुश्किल खुद को समेटती कमरे से निकल आई। फौरी तौर पर उसके समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए, ताई जी के पास या चुपचाप अम्मा की आगोश में जा छुपे। अभी कोई फैसला नहीं कर पाई थी कि रक्षी जाने किस काम से अपने कमरे से निकला और उस पर नजर पड़ी तो ठठक कर रुक गई। तब वो खुद ही चलकर उसके पास आ गई। क्या हुआ, इब्रार भाई ने निकाल दिया? रक्षी ने यूं कहा जैसे उसे यकीन रहा हो कि वो ऐसा ही करेंगे। उससे सर झुका लिया। मेरे साथ आओ, बल्कि तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं फराज को देखकर आती हूँ। क्या हुआ फराज को उससे फौरन पूछा। वो अभी तक घर नहीं आया, रक्षी कहती हुई आगे बढ़ गई और वो उसके कमरे में चले आए। कुछ देर बाद रक्षी बड़बड़ाती हुई आई, पता नहीं किन चक्रों में रहता है, तुम्हारे निकाह के फौरन बाद ये कहकर निकला था कि अभी आ रहा है, लेकिन देखो 12 बज गए हैं। उसका कोई पता नहीं, हालात वैसे भी ठीक नहीं रहते। 1000 बार कहा है शाम के बाद घर से ना निकला करो, लेकिन सुनता ही नहीं। फिर एकदम खामोश होकर उसे देखने लगी। पता नहीं अपने साथ होने वाले अलमिया का एहसास ही नहीं था, या उससे पहले ही हर किस्म के हालात का सामने करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था कि उसके चेहरे पर अब मैं क्या करूं के अलावा और कोई तासुर नहीं था। रक्षी को हैरत हुई। उसके पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया तो रक्षी अपने लहजे पर जोर देकर बोली, जुल्म। और तुम कैसी लड़की हो कि सारे जुल्म चुपचाप सह रही हो? क्या तुम्हें दुख नहीं होता? उसका अंदाज ना समझने वाला था। अब तुम्हें करना तो ये चाहिए कि इसी वक्त अम्मी अब्बू के सामने जाकर खड़ी हो। उनके बेटे ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया और उनसे पूछो कि अब तुम्हारे लिए क्या हुक्म है। लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ कि वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर डालेंगे, उल्टा तुम्हें ही इल्ज़ाम देंगे। रक्षी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। यकीन करें इब्रार भा रक्षी टोकते हुए बेसाख्ता मुस्कुराई। अब वो तुम्हारे शौहर हैं, ठहरो मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। नहीं रक्षी आपा, वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, आप ना जाएं, वो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। पता भी तो चले किस बात का गुस्सा है। इस वक्त नहीं। उसकी आजिज़ी देखकर रक्षी ने कंधे झुकाए, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई।
एक सूट निकालकर उसके सामने फेंकते हुए बोली, लो कपड़े बदलो। जल्दी जल्दी जेवर उतारने लगी। फिर कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। चेंज करके निकली तो रक्षी कमरे में मौजूद नहीं थी और उसे पहला ख्याल यही आया कि वो इब्रार के पास ना गई हो, जिसने उसे हिरासा कर दिया, और वो उसके पीछे जाने का सोच ही रही थी कि वो आगे उसे खड़े देखकर बोली, यहीं सो जाओ, सुबह देखेंगे अम्मी क्या कहती है। वो बेड पर रक्षी के लिए काफ़ी जगह छोड़कर खुद किनारे सुकर सिमट कर लेट गई और आंखों पर बाजू रख लिया। तब रक्षी लाइट ऑफ करके उसके बराबर आ लेटी। हस्बे मामूल सुबह उठते हुए अम्मा का हाथ बटाने के लिए किचन में जहाँ पहुंची तो उन्होंने हैरान होकर उसे देखा। उसकी आंखों में उतरी लाली रत जगह की गमाज ज़रूर थी, लेकिन उसमें शबे जफाफ की किसी हल्की सी शोकी का हल्का सा अक्स भी नहीं था। तब उनके होंठों से आह की सूरत सांस खारिज हुई तो वो नजरें चुराते हुए बोली, आप हटिए अम्मा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, तुम अपना और इब्रार का नाश्ता ले जाओ, बाकी मैं कर लूँगी। अम्मा ने ट्रे उठाकर उसके हाथों में थमा दी तो वो सटपटा गई। समझ में नहीं आया क्या करे। इब्रार का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ, इब्रार अभी सो रहा है क्या है? उससे चौंक कर देखा और कोई जवाब दिए बगैर किचन से निकल आई। मरता क्या ना करता कि मस्दाक इब्रार के कमरे में दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे गालिबन सुबह की ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसकी आमद पर उसकी तरफ मतवज्जा हुए तो उनके अंदाज से ना तो ये जाहिर हुआ कि वो उनके साथ एक नए बंधन में बन चुकी है और ना ही रात की तलखी का शायबा था, बल्कि नाश्ते की ट्रे देखकर हैरत से बोले, ये तुम नाश्ता यहाँ क्यों ले आई हो? जाओ टेबल पर रखो, मैं वही सबके साथ करूँगा। वो उसी खामोशी से पलट आई और ट्रे टेबल पर रखकर उसी कमरे में आ गई जहाँ वो शुरू से अम्मा के साथ रहती थी। और जब यही रहना था तो पता नहीं रात अचानक एक नाटक क्यों रचाया गया था। ये हकीकत है कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी शादी एक माजूर शख्स के साथ की जा रही है। अलबत्ता उस शख्स के रवैये ने उसे दुख पहुंचाया था। अचानक उसे बेपनाह घुटन का एहसास होने लगा तो वो बरामदे में निकल आई। तुलू होते सूरज की वो पहली किरणें दरख्तों के सिरों को छू रही थी। वो सतून से टेक लगाकर बैठ गई और उसकी नजरें नीले आसमान के पार देखने की कोशिश करने लगी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी। उसने जल्दी से आंखों में उतरी नमी दुपट्टे में जज्ब की और उठकर अंदर चली आई। क्या हुआ? उसने सामने से आती रक्षी को देखकर पूछा। इब्रार भाई तुम्हें बुला रहे हैं। रक्षी के लहजे में हल्का सा तंज और तमसखर था। कह रहे हैं टेबल पर उनकी बीवी मौजूद क्यों नहीं है? आप भी चले? नहीं, तुम जाओ। रक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसे डाइनिंग रूम में आना पड़ा। कहाँ थी? ताई जी ने उसे देखते ही नागवारी से पूछा। बैठ जाओ। उसके जवाब देने से पहले ही इब्रार ने उसे बैठने का हुक्म दिया। फिर अपने सामने से अंडा और स्लाइस उठाकर उसके आगे रखते हुए बोले, नाश्ता करो। फिर जैसे सबको सुनाकर बोले, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बड़ी बहू, इस नाते यहाँ सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। यहाँ पर हर शख्स अपनी मनमानी करता है, लेकिन मैं तुम्हें मनमानी की इजाज़त नहीं दूंगा। अलबत्ता हुक्मरानी कर सकती हो। लो भाई राबिया, तुम्हारे तो ऐश हो गए, फराज ने हंसकर कहा तो इब्रार ने फौरन उसे सरजंश की। ये तुम्हारी बड़ी बहावज है और आइंदा इस हिसाब से एहतराम देना समझे। तुम समझ तो गया हूँ, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही। वो शुरू से ही बदतमीज था और ताई जी उसकी तरफदारी में बोली, राबिया इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरी बीवी होने के नाते अब ये सबसे बड़ी है। इब्रार के दो टोक लहजे पर ताई जी खामोश तो हो गई, लेकिन जिन नज़रों से उसे देखा उससे वो दहल कर रह गई थी। उस शाम उसके खालाजाद उबैद ने आकर उसे नाना की तशवीशनाक हालत के बारे में बताया तो वो परेशान हो गई। अम्मा से पूछा कि क्या वो नाना को देखने चली जाए, तो उन्होंने खुद को माजूर जाहिर करते हुए कहा कि अपनी ताई जी से पूछ लो। ताई जी घर पर नहीं थी। वो भागते हुए रक्षी के पास आई। रक्षी, आपा मेरे नाना बहुत बीमार है, मैं उन्हें देखने चली जाऊँ? ज़रूर जाओ। रक्षी ने फराक दिली का मुजाहरा किया, फिर एकदम रुक कर बोली, सुनो, इब्रार भाई को बता दो, वो मना तो नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है उन्हें मना करने का कोई हक नहीं। वो कुछ उलझते हुए इब्रार के कमरे तक आई और दरवाजे पर दस्तक देकर इंतजार करने लगी। जब आ जाओ की आवाज़ आई तब अंदर दाखिल हुई। अरे जाने वो किस मूड में थे कि उसे देखकर हंस पड़े। यानी अब तुम दस्तक देकर अंदर आओगी? इसका मतलब है मुझे दिल के दरवाजे पर भी तुम्हारी दस्तक का इंतज़ार करना चाहिए। जी। वो हैरान होकर देखने लगी। कहो क्या बात है? मेरे नाना बीमार हैं, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। उसने फ़ौरन असल बात कह दी। मुझसे पूछने आई हो यानी इजाज़त लेने? क्यों? मेरे खुदा, वो परेशान हो गया। आखिर ये शख्स हर उस बात की वजाहत क्यों मांगता है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। किसके साथ जाओगी? शायद उन्हें रहम आ गया, उबैद आया है उसके साथ। ठीक है चली जाओ, और हाँ मेरी तरफ से भी उन्हें पूछ लेना। वो ज़रा सा सर हिलाकर जल्दी से उनके कमरे से निकल आई। फिर अम्मा को बता कर उबैद के साथ नाना के घर आ गई। वहाँ उसके मामू और दूसरी खालाएं वगैरह भी आई हुई थी। अफशा की ज़बानी वो सबसे गायबाना तारुफ हासिल कर चुकी थी और अब मिल पहली बार रही थी। वो सब भी नाना को देखने आए हुए थे और नाना की हालत खासी तशवीशनाक थी। मुसलसल गनूदगी में थे। किसी किसी वक्त अपनी औलाद में से किसी को पुकार लेते। दो तीन बार उनकी ज़ुबान पर उसकी अम्मी आसिया का नाम भी आया था और पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो किस कदर तन्हा है। रात में सब अपने अपने कमरों को चले गए, लेकिन उससे अपना जाना मुलतवी कर दिया। नाना के सिरहाने बैठी कभी उनका चेहरा छू कर देखती और कभी उनकी पेशानी पर अपने होंठ रख देती। एक ऐसा लम्स जो उसे याद ही नहीं था।
वो महसूस कर रही थी। अपनी अम्मी को उसके चेहरे में खोजते हुए उनकी आंखें जलथल हो गईं और फिर वो इस शिद्दत से रोई कि अफशा और खाला भागी चली आईं। नाना को देखा जो शायद उसकी फरियाद लेकर उसकी अम्मी के पास जा पहुंचे थे। सुबह ताई जी आई, कुछ देर बैठी और फिर जाते हुए सरसरी अंदाज में उसे साथ चलने के लिए कहा और वो अभी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सहूलत से मना कर दिया कि स्वयं के बाद आएगी। फिर ताई जी मजीद स्टार्ट के बगैर चली गई। बहुत जालिम है तुम्हारे घर वाले। उस रात अफशां उसके बराबर लेटी तो कहने लगी, हैरत है तुम इतने सितम कैसे सह लेती हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो एक एक ज्यादती का हिसाब लेती। नहीं अफशा, मेरे साथ किसी ने क्या ज्यादती करनी, बस सारी खराबी मेरे अपने नसीब की है। वो स्याह आसमां पर जगमगाते सितारों में जाने क्या तलाश करते हुए बोली तो अफशा ने दांत पीसे। नसीब को इल्ज़ाम मत दो राबिया, तुम्हारे नसीब में सिर्फ माँ बाप की से महरूमी लिखी थी, उसके बाद सारी महरूमियाँ बख्शी हुई तुम्हारे अपनों की हैं। अच्छा, वो दुख से हंसी। इब्तदा तो नसीब से ही हुई ना माँ बाप मुझे छोड़कर जाते, ना उसके बाद ये सिलसिला चलता। तुमने ये सिलसिला चलने ही क्यों दिया। ये सही है कि तुम खुदा से नहीं लड़ सकती, लेकिन बंदों से अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। और फिर तुमने हर मुकाम पर हथियार क्यों डाले। उसने बेबसी से देखा तो तासुब से बोली, मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या होता रहा है, लेकिन तुम्हारी शादी से मैंने आज खुद बहुत सी बातें जान ली हैं। कैसी बातें। यही कि तुम्हें इस घर में वो मकाम नहीं दिया गया जो तुम्हारा हक था, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारे सारे हकूक पामाल करके अपने लंगड़े बेटे के पल्ले बांध कर एक तरह से तुम पर एहसान कर दिया। अफशान प्लीज़ इब्रार के लिए सिल्फाज मत इस्तेमाल करो। उसके आजी से टोकने पर अफशा ने मजीद हैरत का इजहार किया, अरे यानी तुम्हें इस शख्स से हमदर्दी है जो तुम्हारी झोली में सोए खुशामद और झूठी आस के कुछ भी नहीं डाल सकता। खुशामद झूठी आस नहीं अफशा, इब्रार ने मेरी झोली में ऐसा कुछ नहीं डाला। अच्छा। अफशा तंज़-आमेज़ हंसी के साथ कहने लगी, मैं यकीन से कहूँगी कि जिसे तुम इब्रार की सच्ची मोहब्बत समझती हो वो सिर्फ और सिर्फ खुशामद है, और वो ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि उसके बगैर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। तो यकीन से कुछ मत कहो, जबकि मैंने ये दावा भी नहीं किया कि इब्रार मुझसे मोहब्बत करते हैं। उससे तो ज़रा सी गर्दन मोड़कर अफशां को देखा, फिर बड़े आराम से उसे हैरतों के सागर में धकेल दिया। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या। कितनी देर बाद अफशां बोल नहीं सकी। क्या कहा तुमने। इब्रार तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। हाँ यही कहा मैंने, और शादी से पहले उन्होंने मुझ पर जिता दिया था कि वो मुझे बेहिसाब दुख देंगे, और मैं क्या करती। खुशी देखी नहीं थी। जब दुखों से नाता एक उम्र का था, मुझे खदशा हुआ कि कहीं एक अनदेखी शय की आरजू में ये नाता ना टूट जाए, बस इसी को मजबूत कर लिया। तुम। अफशा का बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले तकिए पर जोर से मुक्का मारते हुए बोली, तुम यकीनन पागल हो। जब वक्त की लगामें तुम्हारे हाथों में आने को थी तो तुमने हाथ बांध दिए। मुझे अफसोस नहीं है अफशा, और ना कोई पछतावा, बल्कि उस वक्त दुख ज़रूर होता था। अगर जो मैं कोई ख्वाब से जाती खुशियों की आस लेकर किसी दूसरे घर का रुख करते हुए ये भूल जाती कि मेरी स्याह बख्ती दरवाजे पर खड़ी होगी। फिर उसे देख कर बोली, तुम नहीं समझोगी। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे हमदर्दी करूँ या तुम्हें शूट कर दूँ। ये फैसला तो इब्रार भी नहीं कर सकते थे। उससे सोचा, फिर सितारों के झुमर की तरफ इशारा करते हुए बोली, छोड़ो ये सब और देखो वो सितारे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वो सब मिलकर तुम्हारी अकल पर मातम कर रहे हैं। अफशा ने जलकर कहा तो वो गहरे दुख के एहसास में घिरने के बावजूद हंस पड़ी। चौथे दिन शाम में वो घर आई तो गेट से दाखिल होते ही ताया जी से सामना हुआ। वो गालिबन कहीं जा रहे थे, वही खड़े खड़े उसके नाना का अफसोस किया और बाहर निकल गए। तब वो सीधी अपने कमरे में चली आई। अम्मा मौजूद नहीं थी। पहले उसने सोचा उनके पास किचन में चली जाए, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत वहीं बैठ गई। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इब्रार की चेयर की आवाज़ आने लगी। उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा कि वो खुलता चला गया और इब्रार अंदर आ गए। मुझे बुला लेते, वो यूं ही कह गई। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। वो होंठों पे आई गहरी सांस को दोबारा सीने के अंदर उतारकर दूसरी तरफ देखने लगी तो वो पता नहीं क्या समझकर बोले, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो खामोश रही। क्या नाराज़ हो। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी। अब आगे ये मत कह देना कि मेरा आपसे नाता ही क्या है। उसे चौंक कर देखा तो फौरन बात बदल गई। तुम्हारे नाना का अफसोस हुआ, मैं वहाँ आना चाहता था, लेकिन ताई जी कहाँ है। वो उन्हें सासे महरूम में गिरने से बचाने की खातिर फौरन बोल पड़ी। अपने कमरे में बड़ी सोग बना रही हैं। उनके लहजे में अचानक तलखी घुल गई। क्या, किस बात का। वो सचमुच परेशान हो गई। फरी की शादी का। फरी की शादी। वो उलझने लगी। उनके सामने घुटने टेक कर बैठते हुए बोली, क्या कह रहे हैं इब्रार आप। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है। वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे को नॉर्मल नहीं रख सके। यूं बताना चाहा जैसे मामूल की कोई बात हो, लेकिन लहजे में तासुफ और चेहरे पर कब छुपाए ना छुपा। फरी ने अपने क्लास फेलो जुबैर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या। उसने सिर्फ होंठ नीम वाह हुए गैर यकीनी से उन्हें देखेगी तो उसकी आंखों में देखकर बोले, ये कोई ऐसी गैर मुतवक्का बात तो नहीं जो तुम इतनी हैरान हो रही हो कि तुम नहीं जानती कि यहाँ हर शख्स अपनी मनमानी करता है। फिर जरा झुके और एकदम उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर बोले, मनमानी तुमने क्यों नहीं सीखी। इब्रार तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं वो अचानक दीवाने होकर संग दिली की इंतहा क्यों कर चाहते थे। अगर शुरू से इस घर के असूल अपना लेती तो आज एक अपाहज के रहमो करम पर ना होती। अब भी वक्त है, अब जाओ भाग जाओ। नहीं, उसने हाथों से चेहरा छुपाना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने फौरन रोक दिया।
खबरदार, जब मैं मर जाऊँ तब हाथों में चेहरा छुपा कर रोना। खुदा के लिए इब्रार ऐसी बातें मत करें। मुझे तुमसे शदीद नफरत है राबिया, इसलिए कि इस घर पर टूटने वाली सारी क़यामतें तुम्हारे वजूद की मनहूस मिन्नत है। उन्होंने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा तो वो पीछे जा गिरी। हाँ, मैं मनहूस हूँ, उसने रोते हुए एतराफ़ किया। मनहूस नहीं तुम। पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे कि होंठ भींच के और कुर्सी के बाजू पर जोर जोर से हाथ मारने लगे, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हो। फिर किसी हद तक अपनी कोशिश में कामयाब होकर बोले, पता नहीं तुम कब समझोगी। ऐसा करो, जाकर अपनी ताई जी को मुबारकबाद दो, उनके सामने ऊंचे ऊंचे कहके लगाकर उनका मजाक उड़ाओ। उसे उनकी दिमागी हालत पर शिबा होने लगा। तुम क्या समझ रही हो, मैं पागल हो गया हूँ? पल भर में उसके तासुरात जान गए। नहीं तो फिर जाओ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो इतनी जोर से दहाड़े कि वो फौरन खड़ी और उससे कहीं ज्यादा तेजी से कमरे से निकल आई, लेकिन ताई जी के पास जाने की बजाय रक्षी के कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अरे! रक्षी ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ राबिया? रक्षी आपा वो रक्षी के सामने आ बैठी। इब्रार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। इब्रार भाई तो बस, रक्षी बड़बड़ाते हुए उठी और इसके लिए पानी ले आई। गिलास उसके होंठों से लगाया, फिर बाकी पानी हाथ में लेकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, तुम्हें पता तो है इब्रार भाई का, फिर खामखा उनकी बातों पर क्यों कुटती हो? क्या तुम्हारे नाना के घर रह जाने पर खफा हो रहे हैं? नहीं। फिर फरीबाजी की शादी का बताया, फिर मुझे इल्ज़ाम देने लगे कि इस घर पर सारी क़यामतें मेरी वजह से टूटती हैं। वो तवातर से बहते आंसुओं को मुसलसल दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, शायद वो मुझे मनहूस समझते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। फिर रक्षी आपा, वो मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ थी ही नहीं। उसके सादगी से पूछने पर रक्षी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर वो बोली, वो तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रही, और सच पूछो राबिया तो मैं भी यही कहूँगी कि इस घर पर सारी क़यामतें तुम्हारी वजह से टूटती हैं। रक्षी आपा, आप? वो रोना भूल गई, ताज्जुब से बोली, आप भी मुझे मनहूस कह रही हैं? बेवकूफ़ हो तुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा नहीं? समझती तो मैं हूँ। अगर मेरी वजह से आप सब परेशान हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँ? अब तो नाना भी नहीं रहे। राबिया, राबिया, रक्षी सच होकर बोली, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ तुम्हें? चलो उठकर मुँह हाथ धो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे रखिए आपा, चाय मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम मुँह हाथ धो। रक्षी से बाथरूम की तरफ धकेलकर कमरे की से निकल गई तो उससे जल्दी जल्दी मुँह पर पानी के छींटे मारे और तौलिए से साफ करके दोबारा कमरे में आ बैठी। रक्षी चाय ले आई तो अपनी पेशानी उंगलियों से दबा रही थी। क्या सर में दर्द हो रहा है? जी। अगर आपके पास कोई टैबलेट हो तो हाँ, ये लो। रक्षी ने दराज में से टैबलेट निकालकर उसकी हथेली पर रखी, फिर चाय का मग उसे थमाकर बोली, ज़रा सी बात पर रोया मत करो, और तुम्हें इब्रार भाई से डरने की क्या ज़रूरत? वो एक बार चीखें, तुम 10 बार चीख लिया करो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। बल्कि वो ठीक ही ऐसे होंगे। नहीं, मैं उनके सामने नहीं चीख सकती। क्यों? इस तरह तो रक्षी आपा, उन्हें अपनी माजूरी और महरूमी का एहसास और ज़्यादा होने लगेगा कि मेरे चिल्लाने पर वो उठकर मेरे मुंह पर थप्पड़ भी नहीं मार सकते। रक्षी यूं सन्नाटे में आई कि उस पर से नजरें हटाना भूल गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो रक्षी की नजरों से घबरा कर बोली, नहीं। रक्षी ने नहीं की सूरत गहरी सांस ली, फिर बेड की पट्टी पर सर रखते बोली, तुम्हारी यही अदाएं तो हमें मारे डाल रही हैं। राबिया, तुम झुक कर भी ऊंचे मकाम पर खड़ी और हम सर उठा कर भी पाताल में धंसे जाते हैं। रक्षी आपा, उससे हैरान होकर रक्षी की आंखों में उतरती नमी देखी, जिसे छुपाने की खातिर ही वो पलकें मूंद गई थी। उसे अब सचमुच इस घर से वहशत होने लगी थी, जहाँ हरदम सन्नाटों का राज हो गया था। इब्रार ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहते। रक्षी ने किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब कर ली थी और सुबह की गई शाम को लौटती। गो के ताई जी ने बहुत मुखालफत की थी, लेकिन वो शायद घर बैठे बैठे बोर हो गई थी, और फराज तो वैसे भी घर में कम ही टिकता था। मैट्रिक में 2 बार फेल हो जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर ताया जी ने बहुत कोशिश की कि वो इनके साथ ऑफिस जाया करे ताकि कुछ तजुर्बा हासिल कर सके, लेकिन खुद उसका कहना था कि अब इसके खेलने खाने के दिन है, वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। जब वो वक्त आएगा तब ऑफिस भी संभालेगा, और कोई नहीं जानता था कि वो ज़िंदगी को किस तरह एंजॉय कर रहा है। सुबह का गया, रात में घर आता, और कभी तो वो दो दो दिन नज़र नहीं आता। ताया जी और ताई जी उसे समझाने में नाकाम हो गए थे, तो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे। सारा दिन वो होती और उसकी तन्हाइयाँ। कभी अम्मा के साथ काम में हाथ बिठाती, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। बहुत जल्द उकताकर अपने कमरे में आ बैठती, या फिर छोटा सा बरामदा उसका मुंतज़िर होता, जहाँ बैठकर वो एक एक के बारे में सोचती, और अब भी उसे सब पर रहम आता। वो फरी के बारे में भी ज़रूर सोचती, जो माँ बाप को रुसवाइयाँ बख्शकर खुद नई दुनिया आबाद कर बैठी। उसका दिल चाहता वो किसी दिन चुपके से जाकर उसकी दुनिया में झांक आए, और कि वो कितनी खुश है। फिर वो इसकी खुशी के लिए दुआ भी ज़रूर करती, और जब वो एक एक को सोच लेती तो आखिर में उसे अपना ख्याल आता, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद रक्षी आपा की तरह मैं भी अपनी दुश्मन खुद हूँ। मैंने क्यों इब्रार से शादी के लिए हामी भरी? मैं मना भी तो कर सकती थी, और शायद इब्रार भी यही चाह रहे थे कि मैं मना करूं। फिर उस तमाम अरसे में पहली बार वो अपना मुहासिबा करने बैठी कि अम्मा ने पुकार लिया। क्या बात है अम्मा? उसने अंदर आकर पूछा। इब्रार बुला रहा है तुम्हें? मुझे? उसे हैरत हुई, क्योंकि उस रोज़ के बाद उन्होंने उससे बात ही नहीं की थी। कुछ देर सोचने के बाद उनके कमरे की तरफ आई तो पहले दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा सहबार दस्तक पर भी खामोशी रही। तब उसे ज़रा सा दरवाज़ा
खोलकर अंदर झांका तो इब्रार ना सिर्फ सामने बैठे बल्कि नजरें भी दरवाजे पर जमी हुई थी और जाहिर है दरवाज़ा खुला तो नजरों की गिरफ्त में वो आगे जब वहीं से पलट जाना मुमकिन नहीं रहा। फौरन संभल कर अंदर आ गई और महज खुद पर से उनका ध्यान हटाने की गर्ज से बोली, आपने दस्तक का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो किसी ख्याल से महजूज होकर बोले, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी दस्तक में कितना असर है। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी। मतलब ये कि दस्तक तुम वहाँ दो और दरवाज़ा मेरे दिल का खुले। जिन दरवाज़ों पर कुफर लगे हों वो सिर्फ दस्तक से नहीं खुलते। वो पता नहीं कैसे कह गई, शायद तुम ठीक कहती हो। और ये तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, आपने किसी काम से बुलाया है? वो उनकी बात नज़रअंदाज करके पूछने लगी। नहीं, बस यूं ही तुमसे बातें करना चाह रहा था। अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो बैठ जाओ। वो खासे तकल्लुफ़ से बैठी तो वो टोक कर बोले, आराम से बैठो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। आपसे कुछ बईद नहीं, उसने सोचा और कतरे आरामदेह हालत में बैठकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बल्कि अब तो करने को कुछ भी नहीं है। सारा दिन यूं ही फरागत में गुजर जाता है। क्या करना चाहती हो? मैं? वो अपने आप पर ज़रा सा हंसी, फिर लहजे में तासुफ भी अपनी ज़ात के लिए था। मैं क्या कर सकती हूँ अभी तक अपनी ज़िंदगी में, जब यही नहीं जान सकी कि जो कुछ मेरे साथ होता रहा है या हो रहा है इसमें मेरा दोष कितना है। आप कहते हैं इस घर में टूटने वाली क़यामतों की ज़िम्मेदार मैं हूँ। रक्षी आपा से कहा तो उन्होंने भी आपकी तायीद की और मैं उस रोज़ से उलझ रही हूँ कि मैंने तो कभी किसी के लिए गलत अंदाज से सोचा तक नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं किया। फिर आपने कैसे मेरे सर इल्ज़ाम रख दिया? मुझे बताए इब्रार, क्यों? क्यों का जवाब तुम खुद खोजो राबिया, खुद। उन्होंने एक बार फिर ये जिम्मेदारी उस पर डाल दी। फिर पूछने लगे, और क्या क्या सोचा करती हो? मेरा मतलब है जब फरागत ही फरागत हो तो जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाज का बन जाता है। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी दुनिया इस चार दीवारी के अंदर तक महदूद है और मेरी सोचें भी इससे बाहर नहीं निकलती। तब तो तुम्हें मनफी अंदाज से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके खामोश रहने पर पूछने लगे, तुम सबके रवैयों को सिरे से महसूस नहीं कर सकती या कसदा नज़रअंदाज कर देती हो? नज़रअंदाज करना मेरी मजबूरी है, उसकी साफ कोई पर उन्होंने चौंक कर देखा। क्या मजबूरी है? आप समझ सकते हैं यहाँ मेरी तरफदारी में बोलने वाला कौन है? कोई भी नहीं। मैं अगर सबके मनफी रवैयों के जवाब में वैसा ही रवैया इख्तियार कर लूँ तो कौन बर्दाश्त करेगा? आप? उससे बराह रास्त उनकी आंखों में देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, बल्कि आप तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकल जाने का हुक्म सुनाएंगे और फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। एक अम्मा है जिन्हें अब तक अपनी हैसियत नहीं भूली, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया था तो फिर मुझे रिश्तों की पहचान क्यों दी? क्या ही अच्छा हो जो मैं एक आया की बेटी बनकर आप सबका तहकीरा में सलूक बर्दाश्त करती और दिल ही दिल में सबको गालियाँ भी देती। क्या आप गालियाँ नहीं देती? नहीं। क्यों? क्या मैं ये कह सकती हूँ क्यों का जवाब आप खुद खोजें। वो हल्की सी बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ अस्पात में सर हिलाने लगे तो उसने सोचा कि इससे पहले कि वो अचानक किसी बात पर गुस्से में आ जाए, उसे उनके सामने से हट जाना चाहिए। फौरन पूछने लगी, मैं जाऊँ? नहीं, जब तुम्हें और कोई काम ही नहीं तो यहीं बैठी रहो। वो ज़रा सा पहलू बदलकर खिड़की से बाहर देखने लगी। शाम गहरी होकर रात में ढलने लगी। हवा बिल्कुल साकत थी। बाहर की फिजा में कोई हलचल नहीं थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त खामोश खड़े थे। उसे एकदम घुटन का एहसास होने लगा। गहरी सांस लेकर इब्रार की तरफ देखा। वो सिगरेट सुलगाने में मसरूफ थे। फिर ढेर सारा धुआं उसकी तरफ उछाल दिया तो कुछ देर को वो नजरों से ओझल हो गए। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बातें बोर करती हैं। जैसे ही धुन छुटी वो उसे देख कर बोले तो उसे कहना पड़ा, नहीं नहीं। उन्होंने ताज्जुब से धरा, फिर जरा सा कंधे उचकाकर रह गए। आप सारा दिन कमरे में बंद रहकर बोर नहीं होते? नहीं, वो उसके अंदाज में बोले। तब वो उठ खड़ी हुई। अम्मा अकेली किचन में है, मुझे उनका हाथ पिटाना चाहिए। यूं ही कह दो कि जाना चाहती हो, बहाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है? अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाती। नहीं जाओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो अचानक पुकार कर बोले, सुनो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता लेकिन वक्त तुम्हें ज़रूर बताएगा कि तुम कभी भी तन्हा नहीं थी। वो उनकी बात पर रुककर उन्हें देखने लगी, फिर कमरे से निकली तो अफसरदा मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल रही थी। इब्रार अहमद अपने कमरे में आकर उससे सोचा, और जब दिल की हर बात से समझौता करके ठहर सा गया तो तुम बहलाने की बात करते हो, वरना हकीकत तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कोई और तो क्या तुम भी मेरे नहीं। वैसे हैरत है, आज तुम्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आया? राबिया, अम्मा ने अंदर आकर आहिस्ता से पुकारा तो वो चौंक कर देखने लगी। तब अम्मा आवाज़ दबाकर सरगोशी में बोली, फरी आई है जुबैर के साथ, देखो अब कोई हंगामा ना उठ खड़ा हो। फरी बाजी। वो फौरन उठ खड़ी हो गई और अम्मा के मना करने के बावजूद कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो फरी और जुबैर को अजनबियों की तरह खड़े नजर आए। ताई जो रक्षी पता नहीं कहाँ थी, वो खुद ही बढ़कर फरी के गले जा लगी। ये मेरी भाभी है। फरी ने जुबैर से उसका तारुफ कराया तो वो सलाम करने के बाद बोली, आप बैठे ना। अम्मी कहाँ है? फरी इधर उधर देख कर पूछने लगी, अपने कमरे में होंगी तो पहले उनसे पूछा हो कि हमें बिठाना है या धक्के देकर निकालना है। फरी ने जुबैर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा तो वो भी हंसने लगा और उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। फिर सोच कर बोली, मैं रक्षी आपा को बुलाती हूँ। ज़रूर बुलाओ, लेकिन बैठेंगे हम अम्मी अब्बू की इजाज़त से। अपनी बात कहकर फरी बड़े आराम से इधर उधर टहलने लगी तो वो जल्दी से रक्षी के कमरे में आई, लेकिन वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी थी। ताई जी के पास जाने की इसमें हिम्मत नहीं थी। तभी कुछ सोच कर इब्रार के कमरे में आ गई। जाहिर है कुछ बदहवास और कुछ जल्दी में थी।
इसलिए बिना दस्तक दिए ही अंदर दाखिल होगी। क्या बात है? वो उसके चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर पूछने लगे। पहले वादा करें आप खफा नहीं होंगे, ऐसी क्या बात है? वो फरी बाजी आई हैं, उनके साथ जुबैर भाई भी हैं। आप प्लीज़ ताई जी को बता दें, उनसे ये भी कहें कि वो उन दोनों पर खफा ना हो वो जल्दी जल्दी बता रही थी और इसी तरह उनकी पेशानी पर शिकने बढ़ती गई। जैसे ही वो खामोश हुई, नागवारी से बोले, क्यों आई है वो आप सबसे मिलने? लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं इब्रार, वो बेख्तियार उनके सामने हाथ जोड़ के, ताल्लुक तोड़ने की बात ना करें। वो अगर खुश हैं तो आपको उनकी खुशी में खुश हो जाए। प्लीज़ इब्रार, मेरी खातिर। राबिया उसी की तरह बेख्तियार होकर उन्होंने उसको उसके हाथ थाम दिया। अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है, आप कोशिश तो करें। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ, मेरे साथ चले। उसने पीछे से आकर उनकी चेयर पर हाथ रखे और धकेलते हुए लाउंज में आई तो वो दोनों उसी तरह खड़े थे। ये इब्रार भाई हैं, फरी ने जुबैर से कहा तो उन्हें सलाम करके उसे देखने लगा और उसकी नज़रों में अपने लिए तासुफ और तनहा महसूस करके उसे बड़ा अजीब सा लगा। बिल्कुल गैर महसूस तरीके से कुर्सी छोड़कर पीछे हटी, फिर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आया ताया ताई ने उन दोनों को गले लगाया या निकाल बाहर किया। जब खाने के लिए खास तौर पर उसका बुलावा आया तब टेबल पर उन दोनों को देखकर वह खुद जान गई कि ताई जी लाख खफा हों फिर भी माफ़ कर चुकी हैं। बहरहाल बड़े दिनों बाद सब अच्छे मूड में नजर आया। ताया जी जुबैर से उसकी जॉब वगैरह के बारे में पूछते रहे, फिर शायद वो काफ़ी हद तक मुतमिन हो गए थे। खाने के बाद इब्रार अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि जुबैर उससे कहने लगा, भाभी आप जाएं, इब्रार भाई को आपकी ज़रूरत होगी। उससे इब्रार के पीछे नज़र दौड़ाई और उसकी बात अनसुनी करके बर्तन समेटने लगी। क्या हादसा हुआ था इब्रार भाई के साथ? जुबैर हमदर्दी जताते हुए पूछने लगा। उसने कसदन जवाब देने से गुरेज किया कि हो सकता है कि कोई किसी फर्जी हादसे की दास्तान सुनाए, लेकिन रशी ने सच बोल दिया। कोई हादसा नहीं हुआ इब्रार भाई पैदाइशी ऐसे हैं क्या? जुबैर के मुँह से हैरत भरी आवाज़ निकली तो ताई जी आह भर कर बोली, बस अल्लाह की मर्जी। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगे तो वो जल्दी से ट्रे उठाकर किचन में आ गए। फिर फरी और जुबैर के जाने के बाद वो वहाँ से निकली थी। कितनी अजीब बात थी, जो अपने थे उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ था, जो गैर था उसे ना सिर्फ खुद एहसास हुआ बल्कि उसे भी एहसास दिला गया। फिर भी वो खुद पर इस एहसास को तारी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब भी जुबैर की बात याद आती तो फ़ौरन सर झटक देती और ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ कर लेती। उस वक्त कोई काम नहीं था तो वो टीवी खोलकर बैठ गई। गो कि कोई खास प्रोग्राम नहीं आ रहा था, लेकिन वो महजूर पटांग ख्यालात से बचने की खातिर पूरी तवज्जो से देखने लगी। रक्षी ऑफिस से आई तो वो भी वहीं बैठ गई। खासा ढीला ढाला अंदाज था उसका। चंद लम्हे स्क्रीन पर देखकर उससे बोली, क्या बोर्ड प्रोग्राम देख रही हो? इसे और काम ही क्या है? ताई जी सुनती हुई आ गई, फ़ौरन टीवी बंद कर दिया। उस वक्त फ़ोन की बेल बजने लगी तो रक्षी ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ जाने कौन था और क्या कह रहा था कि वो जो ढीले ढाले अंदाज में बैठी थी फ़ौरन सीधी हो गई और तवज्जो से सुनने लगी। फिर फ़ोन बंद करके ताई जी को देखा और सोफे की पोस्ट पर सर रखते हुए बोली, क्या हुआ? ताई जी का जैसे माथा ठनका। आपका लाडला सपूत फराज कार चोरी करते हुए पकड़ा गया है। रक्षी का चेहरा और लहजा बिल्कुल सपाट था। क्या? ताई जी यकीन करने पर तैयार नहीं हुई। किसका फ़ोन था और क्या कह रहा था? वस्ती थाने का इंस्पेक्टर हामिद, और इसका कहना है कि फराज पहले भी ऐसी वारदातें कर चुका है। आज वो और उसके साथी सब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नहीं, ताई जी हाथ सीने पर हाथ रखकर वहीं रह गई तो वो जल्दी से किचन में जाकर ग्लास में ग्लूकोज घोल लाई। जल्दी से अपने अब्बू को फ़ोन करो, ताई जी ने कहा। फिर खुद उठकर नंबर मिलाने लगी। उधर वो नंबर मिला रही थी कि ताया जी आगे। उनकी आवाज़ सुनकर उन्होंने रिसीवर पटक दिया और जैसे ही पलटी वो ग्लास हाथ में लिए खड़ी थी उससे टकरा गई। मनहूस, तू तो सामने से हट! इतनी ज़ोर से उसे धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरी। ग्लास फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया और उसका हाथ कांच पर जा पड़ा। पल में उसकी हथेली सुर्ख होगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो फराज के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वहीं बैठे बैठे ताई जी की बात सुनने लगी। वो ताया जी से कह रही थी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत मासूम है, पता नहीं किन लड़कों के चक्कर में आ गया। आप फ़ौरन पता करें, बल्कि जाकर लेकर आए। ताई जी बाकायदा रोने लगी और उसे हमेशा उन पर रहम आया करता था। अपने साथ की गई हर ज्यादती भुलाकर वो उनके लिए कुटती थी। अब भी अगर वो खुद पर नज़र डालती तो इतराफ़ कांच ही कांच थे, लेकिन उसे वो कांच नज़र नहीं आ रहे थे। बस हर तरफ ताई जी की आंखों से टपकते आंसू थे। फिर उसे ताया जी की तरफ देखा, जो गालबन किसी मिनिस्टर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, और उनके बराबर बैठी रक्षी, उसके चेहरे पर अब किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं था। फिर ताया जी ने मायूस होकर रिसीवर रख दिया तो ताई जी बेताबी से पूछने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ था? कैसे गिरी थी? वो सोफे से ठोकर लग गई थी। अच्छा, उन्होंने एक अचटती नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर रुई में स्पिरिट लगाकर उसकी हथेली साफ करने लगे। वो इतने दिमाग से मसरूफ़ थे जैसे दुनिया में बस यही एक काम हो। इसी दौरान वो कभी उनके चेहरे को देखती, कभी बालों को, और कभी नजरें उनके हाथों पर ठहर जाती। फिर उन्होंने सारा सामान वापस दराज में रखा और वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगे।
मैं जाऊँ? जैसे आए उससे पूछा, कहाँ? ताई जी कुछ कह रही थी। हाँ, लेकिन अभी तुम यहीं बैठो। वो उसे बैठे रहने का कहकर अपनी राइटिंग टेबल के पास चले गए और उसकी दराज में जाने क्या तलाश करने लगे। कितनी देर हो गई उसे उलझन होने लगी। ताई जी का ख्याल करके उठना चाहती थी कि वो वहीं से पुकार बोले, सुनो, क्या तुमने जान लिया कि मैं हर वाक़ये के ज़िम्मेदार तुम्हें क्यों ठहराता हूँ? उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहने जा रहे हैं। चुपचाप उनकी तरफ देखे गई तो उन्होंने दराज बंद करके अपनी चेयर का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। फिर कहने लगी, शायद तुम्हें याद हो मैंने तुमसे कहा था कि या तो तुम बहुत सादा हो या फिर इंतहाई मक्कार, और मेरे पूछने पर तुमने कहा था कि जो मेरा दिल चाहे समझ लूँ। और मैं तो तुम्हें बहुत पहले समझता था राबिया, और बहुत हैरान होता था कि बनाने वाले ने जाने किस मट्टी से तुम्हें तुम्हारा खमीर उठाया कि तुम अपने साथ की गई ज़्यादतियों को महसूस करने की बजाय ज़्यादती करने वाले के हक में दुआ करती हो। मुझे बताओ, इस घर में तुम्हें क्या मिला? उससे पहले सर झुकाया, फिर उनकी तरफ ज़रा सा रुख भी मोड़ लिया। तुम हमेशा खामोश क्यों रही राबिया? कभी किसी मुकाम पर एहतजाज तो करती, यहाँ तक कि मुझ जैसे नाकारा वजूद के साथ तुम्हें बांधा गया तब भी तुम खामोश नहीं। आखिर क्यों? कुछ देर रुक कर उसके जवाब का इंतजार किया, फिर कहने लगी, हाँ याद आया, तुमने कहा था नज़रअंदाज करना तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। रक्षी, फरी, फराज, हम सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन हम चाहते थे कि एहतजाज में पहल तुम्हारी तरफ से हो, क्योंकि मुकाबिल कोई गैर नहीं, हमारे माँ बाप थे। याद करो किस किस मुकाम पर हमने तुम्हें किस किस तरह उकसाया, लेकिन तुम दो तासब की कैफियत उन्हें बेबस कर रही थी। हमारे माँ बाप नहीं समझ सके, लेकिन हम जान गए थे कि जब जब तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, ऊपर वाला बदले में हम पर आजमाइश या मुसीबत डालता है। जब ही मैंने तुमसे कहा था कि इस घर पर टूटने वाली की हम तो की जिम्मेदार तुम हो, और मैंने गलत नहीं कहा था। मुझे सचमुच कभी कभी तुम्हारी मासूमियत पर बहुत रहम आता, और कभी मेरा दिल चाहता तुम्हें इतनी अजियत दूं कि तुम सिसक सिसक मर जाओ। जब रक्षी को तलाक हुई, जब फराज बुरी सोबत में पढ़कर पढ़ना लिखना छोड़ बैठा, जब फरीज घर की नामूस को अपने पैरों तले रौंद गई, और अब फराज जुर्म करते हुए जेल तक जा पहुंचा, इन सारी बातों की जिम्मेदार तुम और तुम्हारी खामोशियां। तुम अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़कर कितने इत्मीनान से हो गई, और वो तो बड़ा मुंसिफ है, जहां तुम पर कोई ज्यादती हुई उसने बदले में हमारे मुकद्दरों पर स्याही फेर दी। इसलिए कभी कभी मेरा दिल चाहता तुम्हारे वजूद को ख़त्म कर डालूं, ताकि एक ही बार सब खत्म हो जाए। इब्रार, वो रो पड़ी, खुदा गवाह है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो हम ज्यादा गिरफ्त में आए। अगर तुम बुरा चाहती, एहतजाज करती, इंसाफ मानती, तब तो कहीं इंसाफ बराबर होता। तुमने तो अनजाने में सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया। उनकी हंसी में दुख था। बस करे इब्रार, उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, और पहली बार उन्होंने उसे रोका नहीं, चिल्लाए नहीं, चुपचाप उसे रोते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि वो खुद ही चुप हो गई। दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली, ये भी मेरा जुर्म है कि मैं खामोश रहूं? मेरे नज़दीक फिर तो इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक है, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि आपको कम से कम ये खौफ तो नहीं था कि कोई आपको इस घर से निकाल देगा। इसके बरक्स आप अपनी बात मनवाना भी जानते थे। फिर मुझसे शादी के वक्त आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली, जबकि मुझसे नफरत भी करते थे? बात के इख्तिताम पर उसने बराह रास्त उनकी आंखों में देखा तो वो होंठ भींच कर सर झुका गए। तब वो कहने लगे, यकीन करें मुझे कभी भी किसी से कोई गिला नहीं रहा, अब भी नहीं, लेकिन एक ही बात शिद्दत से खटकती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। तो मैं तोड़ देता हूँ इस नाम नेहाद बंधन को अभी इसी वक्त। क्या? वो एकदम सन्नाटे में आ गई। हाँ, बशर्ते कि तुम खुद को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ोगी। संजीदगी से अपने बारे में सोच कर देखो, तुम किसी तरह भी रक्षी फरी से कम नहीं हो, बल्कि उनसे बेहतर हो। हर लिहाज से तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। इब्रार, उसके मुंह से घटी घुटी सी चीख तुम आवाज़ निकली। मैं ठीक कह रहा हूँ राबिया, मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। इतनी तवील जिंदगी मुजफ्फर के सहारे कैसे गुजारोगी? जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं। इब्रार, वो पूरी कुव्वत से चीखी और उनके सामने भाग जाने के इरादे से उठी थी, लेकिन 2 कदम के बाद ही ऊंधे मुंह जा गिरी। जिस वक्त उसे होश आया, उसे देखा वो इब्रार के कमरे में उनके बेड पर लेटी है। ताया जी और ताई उसके सिरहाने दाएं बाएं बैठे थे। रक्षी और अम्मा सामने खड़ी थी, जबकि उस सितमगर तक की उसे नजरें रसाई हासिल नहीं कर सकी। कैसी हो बेटा? ताई जी ने उस पर झुक कर पूछा। और समातों ने कब ऐसा शहदागीन लहजा सुना था? पल में आंखें यूं पानियों से लबरेज हुई कि वो खुद को किसी तरह रोक नहीं सकी, और उनकी गोद में मुंह छुपाकर यूं मचल मचल के रोई कि सब परेशान हो गए। ताई जी इब्रार से कहे कि अपने हाथों से मेरा गला घूंट दे, लेकिन मुझे खुद से जुदा ना करें। और वो जो उसके रोने के बावजूद संजली से अनजान बने बैठे थे, उसकी बात पर चौंक कर हैरान होकर उसे देखा, फिर पहियों पर हाथ मारते हुए चेयर बेड के करीब ले आए। क्या कहा है तुमने इससे? ताया जी ने पूछा तो उन्होंने आहिस्ता से नफे में सर हिलाया, फिर रक्षी को जाने क्या इशारा किया कि वो कहने लगी, अबू आइए हम फराज का पता करते हैं, राबिया को इब्रार भाई देख लेंगे। ताई जी आप ना जाए, वो बहुत डर रही थी। अम्मी को और भी बहुत काम है, उन्होंने डपट कर कहा, तो उसने जल्दी से ताई जी का हाथ छोड़ दिया। डरो मत, मैं यही हूँ। ताई जी ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रखे तो उसकी मांग में चुपके से 2 सितारे आन सजे।
और अभी वो इन सितारों की झिलमिलाहट में खुद को देखने की कोशिश कर रही थी कि पहले ताईजी और उनके पीछे सब कमरे से निकल गए। अचानक खामोशी का एहसास हो तो उसे चौंक कर देखा। इब्रार उस पर नजरें जमाए बैठे थे। दूसरी तरफ करवट बदलते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो कुछ नहीं बोली। इधर देखो मेरी तरफ, उन्होंने रौब से कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा देखो मत, लेकिन मेरी बात ज़रूर सुनो, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। वो रूठे लहजे में बोली, खैर इतनी अक्लमंद तो तुम हो नहीं जो बिना सुने समझ जाओ। तुम्हें तो एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है। जी नहीं, वो बिला इरादा उनकी तरफ पलट कर बोली, बास बातें आप समझ में आ जाती हैं। अच्छा। वो इसकी शिद्दत गरिया पे सुर्ख आंखों में देखकर ज़रा सा हंसे। ज़रा बताओ तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी सफाई बयान करना चाह रहे हैं कि इब्रार अहमद की आपने मुझसे शादी इसलिए की कि आप मुझे इस घर में मेरा सही मुकाम दिलाना चाहते थे, लेकिन साथ ही आपको यह एहसास भी था कि मैं एक माजूर शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, इसलिए मुझसे नफरत का इजहार करते रहे ताकि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो सकूं। इसके बरअक्स आपसे मुतनफ़र होकर अपने लिए नई राहें तलाश करूं। मुझे याद है आपने मुझे यहाँ से भाग जाने का मशवरा भी दिया था। उससे बाकायदा तासुफ़ का इजहार किया और वो इस कदर हैरान थे कि एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, यहाँ तक कि उस पर जमी आंखें तक साकत हो गई थी। यही सब बताना चाह रहे हैं ना आप मुझे। वो इनकी आंखों के सामने हाथ लहरा कर बोली तो वो गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगे। इस वक्त मुझे आप पर रहम आ रहा है इब्रार अहमद, और ये भी हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं आपको अजियत देने का सोचने लगूँ। वो उनकी खुजालत पर दिल दिल में महजूज होकर बोली, किसी और से तो नहीं, लेकिन आपसे मैं हर ज्यादती का हिसाब ज़रूर लूँगी। कहिए, गिनवाना शुरू करूँ आपकी ज़्यादतियाँ। नहीं, इसमें वक्त ज़ाया करने की बजाय सीधे सीधे सज़ा सुना दो। वो उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे, हालांकि दिल में ये ख्वाहिश मचल रही थी कि इन आंखों में शोखियों के रंग उतरते देखे जिनमें हम वक्त उदासियों का मौसम बसेरा किए रहता था। सज़ा भी सुनाऊंगी, पहले आप एतराफ़ तो करें कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं ये एतराफ़ ना करूं तब तब भी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी। और इब्रार अहमद, मोहब्बत भी कहीं छुपती है। आप लाख उसके गिर्द नफरतों की दीवारें खड़ी कर दे, उसकी महक अपने ज़िंदा होने का पता देती है। और मैंने बहुत पहले ही इस महक को पा लिया था, फिर भी ख्वाब से जाने से डरती रही। और अब तुम्हारी सज़ा ये है। वो एक जज़ब के आलम में बोलते हुए तकिए पर सर रख कर लेट गए, और इब्रार अहमद अपनी सज़ा सुनने के लिए पूरी जान से उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। किस कदर पुरसकून होकर पलके मूंदते हुए वो कह रही थी, हसीन ताबीर का वादा देकर मेरी आंखों में ख्वाब सजा दो। इसके साथ ही ये खूबसूरत सी हार्ट टचिंग, बड़ी ही राबिया के जुल्म और सितम की दास्तान यहाँ ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी, जो कि काफ़ी पुराने डाइजेस्ट पे थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए एक नए नावल के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।